अदर लॉज महा इंपॉर्टेंट है। अदर लॉज स्कोरिंग है, उसके बिना पास होना या रैंक लाना दोनों मुश्किल नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से अदर लॉज पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अदर लॉज में। अदर लॉज तुमको एक्स फैक्टर देता है, ठीक है, इट गिव्स यू एक्स फैक्टर। अगर तुम अदर लॉज पे मेहनत करते हो, फोकस कर, तुम देखोगे तुम्हारे टोटल मार्क्स में 20 मार्क का इजाफा हो जाएगा, कम से कम 20 मार्क बढ़ेगा। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगा और पढ़ाते हुए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा, ठीक है, लेकिन तुम भी जब घर में पढ़ोगे, ऑब्वियसली मैराथन में 100% तुम लोग नहीं कर सकते, तो तुम भी जब घर में पढ़ोगे तो इसके एग्जाम्पल को मत छोड़ना। सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने तुम लोगों को बेयर एक्ट के पढ़ाए वो बिल्कुल पढ़ के जाना, उसी से एग्जाम में फंसता है। मेमोराइज, यहाँ पर सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अदर लॉज में सेक्शन नंबर याद कर भी नहीं पाओगे, इससे बढ़िया लैंग्वेज को याद करो और ट्राई करना कि जब एग्जाम में आंसर लिखो तो बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया लैंग्वेज का आंसर लिखो ताकि ज़्यादा मार्क्स मिले। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मार्क्स गिरता है ना वो अदर लॉज में गिरता है, तो लैंग्वेज थोड़ी मेंटेन करके चलना। ओके, लेट्स स्टार्ट। एज वी नो हमारे यहाँ अदर लॉज में 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेस। तो मैं पूरा लाइन से ही जाऊंगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर नेगो, फिर इंटरप्रिटेशन और फिर जनरल क्लॉजेस। तो आई एम स्टार्टिंग विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 खंड होते हैं, एक होता है जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा ज्ञान फाउंडेशन में कवर हो जाता है, तो वो सीए इंटर के सिलेबस में तो नहीं है, वो सीएमए इंटर में, पर सीए इंटर में नहीं है। सीए इंटर में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये पांचों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। सबसे पहले हमारे सामने है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली? अच्छा हाँ, पांचों अलग अलग जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है इनका डेफिनेशन हम लोगों को याद करना है, ठीक है। ये इंडेमनिटी का मतलब बेसिकली डेफिनेशन सारे पांचों कॉन्ट्रैक्ट्स का तुमको याद करना है। तो सबसे पहले इंडेमनिटी की बात करते हैं। इंडेमनिटी में क्या होता है? 1 पर्सन नोन एज इंडेमनीफायर promises the other person called indemnity holder। तो इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को प्रॉमिस करता है कि अगर आपको कोई लॉस हुआ ड्यू टू माई कंडक्ट और कंडक्ट ऑफ सम वन एल्स, तो मैं आपको लॉस की भरपाई करूंगा। तो इसको डेफिनेशन को थोड़ा याद करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर 1 पर्सन कॉल्ड इंडेमनीफायर प्रॉमिसेस द अदर पर्सन कॉल्ड इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है, to save him from the loss caused due to the conduct of the promisor or any other person। ये ना contingent contract है। इंडेमनिटी भी contingent contract है, गारंटी भी contingent contract है। इंडेमनिटी contingent contract क्यों है? बिकॉज लॉस हुआ तो हम भरपाई करेंगे, लॉस हुआ तो हम भरपाई नहीं करेंगे, नहीं लॉस हुआ तो नो इंडेमनिटी। आईसीए की स्टडी मटेरियल में कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। आईसीए के स्टेटमेंट में बोला है कि एक्सीडेंट वगैरह से अगर कोई लॉस हो रहा है और उसकी इंडेमनिटी हो रही है तो वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड से कोई लॉस हो रहा है तो वो भी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर इन्होंने कुछ विशेष बात बोला है। लाइफ इंश्योरेंस को इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, पर फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस को इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। एक एग्जाम्पल इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का, सपोज 2 नेबर्स हैं, तो मिस्टर एक्स के प्रॉपर्टी पर ना एक पेड़ उगा हुआ है और मिस्टर वाई को डर है कि अगर ये पेड़ हिल के गिरा किसी भी वजह से, थोड़ा सा पुराना पेड़ होगा, गिरने वाला होगा, तो मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचेगा। तो एक्स ने वाई को वादा किया कि अगर मेरे पेड़ के स्वे करने से तुम्हारे फेंस या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो मैं तुमको भरपाई करूंगा। दैट इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 125 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ये एडमसन और जार्विस पे बेस करके बना है। यहाँ पे होता क्या है, ये केस समझाता हूँ मैं। एडमसन इज द ट्रू ओनर ऑफ द कैटल। एडमसन ही, सॉरी, ये एक ट्रू ओनर है, इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ही इज द ट्रू ओनर ऑफ द कैटल। ओके, अब इसके कैटल को जार्विस नाम का बंदा, जार्विस का वो कैटल है नहीं, पर जार्विस किसी और का कैटल लाके एक ऑक्शनियर को दे रहा है एडमसन को और बोला कि तुम बेच दो। ये केस ना काफ़ी पुराना है, 1827 का। उस टाइम पे लोगों के पास सबसे बड़ा गुड्स क्या होता था? कैटल होता था, सबसे बड़ा गुड्स यही था। और उस समय बेचना होता था तो ऐसे कोई प्रॉपर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं होते थे जिसमें लोग दुकानों पे जाके बेचें, तो नीलामी और ऑक्शनियर के थ्रू मंडी पे बेचा जाता था। तो हुआ क्या कि जार्विस नाम का व्यक्ति जो है उसने किसी ट्रू ओनर के कैटल को चुराया और जाकर एडमसन को बोला कि तुम बेच दो, एंड टोल्ड एडमसन कि ये मेरी कैटल है। अब एडमसन ने बेचकर जो भी कमीशन काटने काटा और बैलेंस पैसा जार्विस को दे दिया। फाइनली जब ट्रू ओनर को पता चलता है तो वो एडमसन पे केस करता है और उससे
पूरे कैटल का प्राइस एंड अदर लीगल कॉस्ट रिकवर करता है, डैमेजेस एंड लीगल कॉस्ट। तो अब पलट कर क्या होगा, एडमसन जार्विस को सू करेगा, क्योंकि धोखा देने वाला कौन है, जार्विस। तो फाइनली एडमसन फाइल्स अ केस अगेंस्ट जार्विस कि तुम्हारी वजह से मुझे जो भी नुकसान हुआ मुझे वो चाहिए। क्या क्या नुकसान हुआ है, 3। नंबर 1 डैमेजेस जो उसने ट्रू ओनर को पे किए, 2nd लीगल कॉस्ट के खर्चे, 3rd एनी अदर सम। तो ये तीनों पैसा वो इंडेमनिटी में रिकवर कर सकता है, डैमेजेस, लीगल कॉस्ट, ऑल अदर सम्स ड्यू। नेक्स्ट गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा मैंने एक एग्जांपल लिया है गोल्ड फ्लेक कॉरपोरेशन और आईटीसी का। सपोज ये गोल्ड फ्लेक कॉरपोरेशन है, ओके, इनको बैंक से लोन चाहिए। गोल्ड फ्लेक कॉरपोरेशन सिगरेट बनाती है और ये आईटीसी की सब्सिडियरी कंपनी है। तो इन्होंने बैंक से लोन लिया 200 करोड़ का और बदले में अपनी प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्गेज की। पर बैंक को इतने से शांति कहाँ मिलती, बैंक ने गोल्ड फ्लेक को बोला कि तुम अपने होल्डिंग कंपनी का भी गारंटी मुझको दिलवाओ। तो गोल्ड फ्लेक की होल्डिंग कंपनी कौन है नीचे, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड गेव गारंटी टू द एसबीआई बैंक कि हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम लोन दे दो, ओके। अब इस पूरे अरेंजमेंट में ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट जो तुमको दिख रहा है बैंक और गोल्ड फ्लेक के बीच में, वो तो लोन एग्रीमेंट है। एंड आवर सब्जेक्ट मैटर इज नॉट लोन एग्रीमेंट, आवर सब्जेक्ट मैटर इज गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। और जो सर्कल बनाया हुआ है उसमें आईटीसी ने बैंक को जो दिया दैट इज अ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा फोकस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि देयर आर 3 पार्टीज, एक्चुअली यहाँ पे 2 ही पार्टी है पर पूरे पिक्चर में 3 पार्टी है। पार्टी नंबर 1 कौन होता है, प्रॉमिसर, जिसने वादा किया। तो यहाँ वादा कौन कर रहा है, आईटीसी, कि मैं गारंटी देता हूँ। तो पार्टी नंबर 1 जो है वो गारंटर है। अब यहाँ पर हम लोग गारंटर को गारंटर नहीं बोलते, यहाँ पर हम गारंटर को बोलते हैं श्योरिटी, ठीक है। यहाँ पर गारंटर नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, श्योरिटी बोलते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड इज द फर्स्ट पार्टी श्योरिटी, इट इज मेकिंग प्रॉमिस टू द क्रेडिटर। सेकंड पार्टी होता है प्रॉमिसी, जिसको प्रॉमिस मिला। तो प्रॉमिस मिला किसका है, किसको है, बैंक को मिला है। तो बैंक वाले क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। आईटीसी लिमिटेड ने बैंक को प्रॉमिस किया है, तो ये प्रॉमिसर है, वो प्रॉमिसी है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कौन बैठा है, थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल डेटर, इसको अपने बोलते हैं पीडी, पीडी मतलब प्रिंसिपल डेटर। तो गारंटर ने, श्योरिटी ने क्रेडिटर को गारंटी दी है कि तुम उसको पैसा दे दो। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको जाननी है, in every contract there has to be a quid pro quo, some kind of consideration, quid pro quo, consideration. The question is कि श्योरिटी ने तो बैंक को यानी क्रेडिटर को गारंटी दिया, पर बदले में उसको क्या मिला। तो कॉन्ट्रैक्टेड बोलता है द लोन गिवन बाय द क्रेडिटर टू द प्रिंसिपल डेटर इटसेल्फ इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी एज वेल। तो श्योरिटी के लिए यही कंसिडरेशन है कि उसकी गारंटी पर उसके सब्सिडरी को लोन मिल गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली कंसिडरेशन नहीं है पर इनडायरेक्टली कंसिडरेशन है। अब मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि वास्तव में गोल्ड फ्लेक लोन चुका नहीं पाया और बैंक वाले आईटीसी के पास आ गए और बोले कि आपने गारंटी दिया था, पैसा दो। तो आईटीसी पैसा दे देगा। व्हेन द आईटीसी मेक्स पेमेंट टू द बैंक देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर गोल्ड फ्लेक टू इंडेमनिफाई आईटीसी। तो इन दोनों के बीच में है इम्प्लाइड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। आगे मूव करते हैं यहाँ पे। अब एक एक करके ज्ञान आ रहा है। नंबर 1, तो सबसे पहला ज्ञान तो है कंसिडरेशन को लेकर। सबसे पहला ज्ञान किसको लेकर है, कंसिडरेशन, कि डायरेक्टली कोई कंसिडरेशन नहीं है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, बट द लोन गिवन बाय द creditor to the principal debtor itself is a sufficient consideration for the surety as well. Second, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में मेन 2 पार्टी कौन होता है, श्योरिटी, और सेकंड नंबर पे क्रेडिटर, और वो जो पीडी होता है वो थर्ड पार्टी है। श्योरिटी चाहे तो अपनी गारंटी के ऊपर एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर सकता है, दैट ऑब्वियसली हैपेंस ओनली इफ द क्रेडिटर अग्रीज। मान लो कि लोन 200 करोड़ का है पर आईटीसी ने बोला कि भाई हम तो 150 करोड़ तक की गारंटी देंगे और बैंक वाला मान गया, तो ठीक है, तो फिर मैक्सिमम गारंटी अमाउंट 150 करोड़ है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट आईटीसी विल बी लायबल ओनली टू पे द 150 करोड़ अमाउंट, मैक्सिमम गारंटी। सेकंड, 4 नंबर, श्योरिटी में फिक्स अ मैक्सिमम टेनर। ये ना कंटिन्यूइंग गारंटी में होता है, ये नॉर्मल गारंटी में नहीं होता। अब एक बार थोड़ा सा रुकेंगे, मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ा रहा हूँ। 2 तरह की गारंटी होती है, स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी इज फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन।
और दूसरी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी इज ए गारंटी गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, उसमें कोई टर्मिनेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, नेबर है, और बचपन से साथ में ही हम लोग रहे हैं। तो नेबर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, दोस्त की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो मैंने शॉपकीपर को बोला कि जो भी इसके घर में ग्रॉसरी का सामान जाता है हर हफ्ते, वो आप दे दिया करो, पैसे की चिंता ना करो, मैं गारंटी देता हूँ। इन केस वो आपसे उधार पे लेता है, कभी नहीं चुका पाया, तो मैं देता हूँ। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है जिसके लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो तो लगातार शॉपिंग करेगा शॉपकीपर से जा जाके, बार बार ही करता रहेगा ना, तो इट्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इस तरह की गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी में हम दो चीज़ें फिक्स कर सकते हैं, एक मैक्सिमम गारंटी का अमाउंट और दूसरा मैक्सिमम टेनर। मैक्सिमम गारंटी का अमाउंट मतलब कि मैं इतने 1 लाख रुपए की गारंटी दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा के लिए मैं लायबल नहीं हूँ। और दूसरा, आई एम गिविंग यू दिस गारंटी लेट्स से फॉर 6 मंथ्स, कि मैं 6 महीने की दे रहा हूँ। तो कंटिन्यूइंग गारंटी में आप एक टेनर फिक्स कर सकते हो कि मैं इतने महीने का गारंटी दे रहा हूँ या इतने साल का गारंटी दे रहा हूँ। स्पेसिफिक गारंटी में आप टेनर फिक्स नहीं कर सकते। कंटिन्यूइंग गारंटी भी आने वाला है नीचे अलग से। ओके, अगर मान लो कि श्योरिटी ने कोई भी मैक्सिमम अमाउंट फिक्स नहीं किया है, अगर श्योरिटी ने कोई भी मैक्सिमम गारंटी अमाउंट फिक्स नहीं किया है, देन ही इज लायबल फॉर ऑल अमाउंट्स। देन ही इज लायबल फॉर ऑल अमाउंट। ऑल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, एनी अदर चार्जेस। सो हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं, liability of the surety is co-extensive with that of the liability of PD। तो PD प्रिंसिपल डेटर जिन जिन अमाउंट्स के लायबल है, उन सारे अमाउंट्स के लिए श्योरिटी भी लायबल है। liability of surety is co-extensive with that of principal debtor। that means PD जिन जिन अमाउंट के लायबल है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अदर चार्जेस, श्योरिटी भी उनके लायबल है, अनलेस उसने कोई मैक्सिमम गारंटी अमाउंट फिक्स कर रखा हो। गारंटी इज ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अगेन श्योरिटी को तो पैसा तब देना है जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करे, वरना तो नहीं देना है। राइट्स ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है? मान लो लोन का मैच्योरिटी आ चुका है, एंड द प्रिंसिपल डेटर डज नॉट हैव मनी टू पे, तो डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट होने पे क्रेडिटर पैसा मांगेगा श्योरिटी से। Once the surety pays off the creditor, then the surety himself steps into the shoes of the creditor। Surety becomes the new creditor, he steps into the shoes of the creditor। ठीक है, ये सीन है। अब इसमें ऐसा है कि अगर क्रेडिटर को उसने पैसा चुका के भगा दिया, हटा दिया, तो surety becomes the new creditor। तो surety will have all the rights that the previous creditor had। तो previous creditor के पास क्या क्या rights थे? वो पीडी को सू कर सकता है, तो अब surety भी पीडी को सू कर सकता है। प्रीवियस क्रेडिटर के पास कुछ मॉर्गेज वगैरह असेट रखा हुआ था, तो वो अब मॉर्गेज वगैरह असेट किसके फेवर में होगा? श्योरिटी। तो श्योरिटी भी चाहे तो उस मॉर्गेज असेट को बेच के अपना लोन रिकवर कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सबरोगेशन। क्या कहते हैं? सबरोगेशन। तो हम लोग बोलते हैं श्योरिटी हैज द राइट ऑफ सबरोगेशन। नेक्स्ट 8 नंबर, कंडीशनल गारंटी। कंडीशनल गारंटी का मतलब क्या होता है? मान लो श्योरिटी ने, मैं एक डिफरेंट एग्जांपल लेके बताता हूँ। गारंटी 2 प्रकार के हो सकते हैं, फाइनेंशियल गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है, गारंटी के डेफिनेशन में ही ना 2 बातें शामिल होती है। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन प्रॉमिसेस to discharge the liability of other person or to promises to perform the obligation of other person। यानी कि मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा एक फ्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो प्रैक्टिस करता है। अब उसको एक अच्छा भरोसेमंद एम्प्लॉई चाहिए, तो मैंने एक बंदे का नाम बताया कि यार इसको रख लो, ये अच्छा काम करता है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो ये वाली जो गारंटी है, ये लोन की गारंटी की परफॉर्मेंस गारंटी। ओके, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यू कीप दिस पर्सन एज एम्प्लॉय, ही इज अ गुड पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ही विल डू वेल फॉर यू, और मैं गारंटी देता हूँ। नाउ द थिंग इज दैट कि मैंने अपने दोस्त को बोला कि देखो मैं तो गारंटी दे ही रहा हूँ इस एम्प्लॉय की, बिकॉज मैं इसको जानता हूँ, अच्छा ईमानदार है, पर तुम भी ना थोड़ा मॉनिटर करते रहना, हिसाब किताब चेक करते रहना, और हर महीने मेरे को बताते रहना कैसा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर श्योरिटी ने क्रेडिटर पर एक कंडीशन डाल दिया कि तुम भी मुझे रिपोर्ट करते रहना कि हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग। अब अगर क्रेडिटर मेरे बताए हुए कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो माई गारंटी बिकम्स वॉइड। इसको कहते हैं कंडीशनल गारंटी। कंडीशनल गारंटी का मतलब होता है श्योरिटी हैज पुट अ कंडीशन ऑन द क्रेडिटर, एंड इफ द क्रेडिटर फेल्स टू डिस्चार्ज दैट कंडीशन, द गारंटी बिकम्स वॉइड। ये जो भी एक्स्ट्रा हम लोग सुन रहे हैं ना कि मैंने मैक्सिमम गारंटी का अमाउंट डाला, मैंने मैक्सिमम टेनर डाला, मैंने कोई कंडीशन डाला,
ये तब वैलिड होगा जब हम दोनों राजी हैं। हम दोनों मतलब श्योरिटी भी राजी है, क्रेडिटर भी राजी है, खाली मेरे बोलने से तो नहीं होगा। तो अगर हम दोनों राजी हैं और इस तरह के कंडीशंस डालें तब ये फॉलो होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग गारंटी, इसको सीजी बोल रहे हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी इज गारंटी, जैसा भी मैंने बताया, विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो कंटिन्यूइंग गारंटी इज अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें आप चाहो तो मैक्सिमम गारंटी अमाउंट फिक्स कर सकते हो, मैक्सिमम टेनर भी फिक्स कर सकते हो। एक मैक्सिमम गारंटी का अमाउंट डाल सकते हो, मैक्सिमम टेनर कि मैं इतने महीने या इतने साल तक के लिए गारंटी दे रहा हूं। कंटिन्यूइंग गारंटी की विशेषता है दैट इट कैन बी रिवोक्ड। जो नॉर्मल गारंटी होती है जिसे हम स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं, उसको हम बीच में रिवोक नहीं कर सकते। कंटिन्यूइंग गारंटी को हम रिवोक कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी को बिल्कुल हम रिवोक कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा है, सपोज मान लो मैंने अपने एरिया के अंदर ही शॉपकीपर को बोला था कि फ्रेंड को जो जो ग्रॉसरी का सामान चाहिए हर हफ्ते देते रहो, और मैं कंटिन्यूइंग गारंटी दे रहा हूँ, और मैंने कोई भी मैक्सिमम गारंटी अमाउंट या मैक्सिमम टेनर नहीं डाला, ठीक है। 8 महीने बाद जाकर मैंने खुद शॉपकीपर को बोला कि जो आपको कंटिन्यूइंग गारंटी मैंने दी थी अब मैं वो रिवोक कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूइंग गारंटी को मैं आगे जाके फ्यूचर में रिवोक कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं रिवोक करूंगा उसमें होता ही है, जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुके जिनको हम कहते हैं पास्ट ट्रांजैक्शंस, उनके लिए मैं लायबल रहूंगा, बट आई विल नॉट बी लायबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन। यानी आज मेरे रेवोकेशन के बाद अब अगर शॉपकीपर फ्रेंड को अभी भी गुड सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं, पर 8 महीनों में जो जो ट्रांजैक्शन हुए और जिनका पैसा बाकी है, जिसका उधार अभी भी है, उसके लिए मैं लायबल रहूंगा। रेवोकेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है नोटिस, मतलब मैं जाके शॉपकीपर को या क्रेडिटर को बोल ही दिया कि आई एम रिवोकिंग इट, और दूसरा होता है रेवोकेशन बाय डेथ। अगर श्योरिटी मर जाए तो ऑटोमेटिकली उसके द्वारा दी हुई कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होगी, रिवोक हो जाएगी फॉर ऑल फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। बट अगेन, मरने के बावजूद भी जो पास्ट ट्रांजैक्शंस है उसके लिए तो लायबिलिटी है, तो वो कैसे चुकाएंगे, श्योरिटी के संपत्ति से। श्योरिटी अगर मरा है तो कुछ एस्टेट या संपत्ति छोड़ के मरा है, उसी से पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी लायबिलिटी उसका पैसा चुकाएंगे। अब अगर सपोज मान लो द श्योरिटी हैज डाइड विदाउट लीविंग एनी प्रॉपर्टी एस्टेट, तब फिर बात खत्म, तब शॉपकीपर को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ रेवोकेशन 2 तरीके से होता है, बाय नोटिस टू क्रेडिटर और बाय डेथ। याद रखना, रेवोकेशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए लायबिलिटी बनी रहेगी, फ्यूचर के लिए लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। इस डायग्राम को देखो, श्योरिटी हैज गिवन गारंटी टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर और पीडी के बीच में लोन है या कोई भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब अगर ये दोनों आपस में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर लें और श्योरिटी को नहीं बताएं, देन द श्योरिटी का गारंटी बिकम्स void. If the creditor and PD enter into any kind of arrangement without asking the surety, without the permission of the surety, without informing the surety, तब the guarantee becomes void. इधर इसके 4 एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1, बाय वेरिएंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे क्रेडिटर और पीडी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर लिए, ठीक है, और उसको नहीं बताया, श्योरिटी को नहीं बताया, तो उसकी गारंटी क्या होगी, void. यहाँ पर ना एक थॉमको बैंक का केस है। इंस्टीट्यूट कभी उसको आंसर में यूज़ करती है और कभी यूज़ नहीं करती है, कोई परमानेंट उसका तरीका नहीं है। उन्होंने बोला, कोर्ट का केस था, कोर्ट ने बोला इफ द वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल टू द श्योरिटी, कि मतलब इन दोनों ने, लाल कलर वाले, इन दोनों ने आपस में जो भी चेंज किया है, अगर वो श्योरिटी के लिए फायदेमंद है तब फिर गारंटी वॉइड नहीं होगी, ऐसा कोर्ट ने बोला। अब इंस्टीट्यूट जब अपना आंसर सेट करता है तो कभी इस पॉइंट को यूज करता है,
कभी नहीं यूज़ करता है। जैसे अभी 1-2 टर्म पहले जो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आया था, उसमें इंस्टीट्यूट ने थॉमको वाला केस यूज़ कर लिया, पहले एक बार और किया हुआ है, पर कई जगह यूज़ नहीं भी करते हैं। तो अब सर हम लोग तो फंस गए, हम क्या करें? अगर एग्जाम में मान लो ऐसा कुछ आ गया कि जो वेरिएशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में उन दोनों लाल कलर के बीच में, इट इज़ बेनिफिशियल टू द श्योरिटी, तो वहाँ पे गारंटी को वैलिड रखें कि वॉइड कराएं? मैं बोल रहा हूँ कि तुम ऑल्टरनेट आंसर दे देना। तुम बोलना, पहले तो बोलना कि एनी वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो विदाउट द परमिशन ऑफ द श्योरिटी विल डिस्चार्ज द श्योरिटी, मतलब उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। पर लिख देना हाउएवर एज पर द थॉमको बैंक केस, इफ द वेरिएशन इज इन फेवर ऑफ श्योरिटी देन द गारंटी इज नॉट वॉइड, इट रिमेन्स वैलिड। तो एक ऑल्टरनेट आंसर देके डाल देना, बिकॉज एकदम बता पाना इम्पॉसिबल है कि कब किस एग्जाम में वो लोग कौन सा वाला स्टैंड लेंगे, तो तुम दोनों बोल के चलना, ठीक है? सेफ साइड रहोगे तो बेटर रहोगे। नेक्स्ट 134, क्रेडिटर ने पीडी को रिलीज कर दिया, क्रेडिटर ने पीडी को मुक्त कर दिया, बोला ठीक है तुम जाओ मैं उससे पैसा लूंगा। रॉन्ग, एकदम गलत बात है ये, बिकॉज हु इज प्राइमरीली लायबल टू पे द मनी? प्रिंसिपल डेटर। वो नहीं देगा तो सेकेंडरी लायबल कौन होता है? श्योरिटी। तो अगर क्रेडिटर मतलब दरिया दिली दिखा रहा है और प्राइमरी लायबल पार्टी को डिस्चार्ज कर रहा है, तो बॉस सेकेंडरी लायबल पार्टी तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो ही जाएगा। सो अगर क्रेडिटर पीडी को रिलीज करना भी चाहता है तो पहले इससे पूछ लो, देखो बिना पूछे कुछ भी करोगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। थर्ड, बाय कंपाउंडिंग विथ पीडी। कंपाउंडिंग का मतलब होता है सेटलमेंट करना, ठीक है? कंपाउंडिंग का मतलब, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लोन सपोज 5 लाख का है और प्रिंसिपल डेटर आके बोला क्रेडिटर को कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं आपको सिर्फ 2 लाख दे पाऊंगा, तो क्रेडिटर ने उससे 2 लाख में सेटलमेंट कर लिया कि ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब अगर सेटलमेंट हो गया आप लोग के बीच में विदाउट आस्किंग द श्योरिटी फॉर 2 लाख रुपीज, तब क्रेडिटर ये नहीं कर सकता कि श्योरिटी से जाके बैलेंस 3 लाख रिकवर करे। इन तीनों सेक्शंस का 133, 134, 135, इन तीनों सेक्शंस का मर्म ये है कि अगर पीडी और क्रेडिटर आपस में कुछ अरेंजमेंट कर लें विदाउट द परमिशन ऑफ द श्योरिटी, देन द गारंटी बिकम्स वॉइड। लास्ट वाला बहुत अच्छा है, इसकी लैंग्वेज याद करना। इसकी लैंग्वेज क्या है? इम्पेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी। क्या है? इम्पेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी। मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान सुनो। प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से लोन लेते वक्त कुछ सामान गिरवी रखवाया था। प्रिंसिपल डेटर ने कुछ एसेट, मान लो ज्वेलरी गिरवी रखवाया था इसके पास, क्रेडिटर के पास, और लोन लिया था। श्योरिटी ये बात जानता है, ऑब्वियसली श्योरिटी को ये बात पता है कि कुछ सामान गिरवी है, तो श्योरिटी जो बंदा है वो, उसके दिमाग में भी ये चल रहा है कि ठीक है ना यार, मैं गारंटी दे देता हूँ, कल को डिफॉल्ट हुआ तो मेरे को पैसा चुकाना पड़ेगा, पर फिर ज्वेलरी मुझे मिल जाएगी, तो आई विल गेट द ज्वेलरी एज अ सिक्योरिटी, और फिर या तो मैं लोन कंटिन्यू करूंगा या ज्वेलरी बेच के पैसा रिकवर करूंगा। तो श्योरिटी के पास एक रेमेडी है, श्योरिटी के पास एक रेमेडी है, वो क्या है कि अगर कल को डिफॉल्ट हुआ और मुझे पैसा चुकाना पड़ गया तो कोई बात नहीं, कम से कम ज्वेलरी तो मुझे मिल जाएगा ना, जो क्रेडिटर के पास रखाया हुआ है वो मेरे पास फिर रखवाया हुआ रहेगा सिक्योरिटी, या फिर मैं उसको सेल करके पैसा रिकवर करूंगा। तो श्योरिटी की रेमेडी है द सिक्योर्ड असेट गिवन बाय द पीडी टू द क्रेडिटर। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल आवर क्रेडिटर फूलिशली लूजेस दैट सिक्योर्ड असेट। क्रेडिटर से वो ज्वेलरी खो गया या उसने पीडी को रिटर्न कर दिया, व्हाटएवर। तो अगर क्रेडिटर ने कोई भी ऐसी हरकत की है विच अल्टीमेटली इंजर्स, इम्पेयर्स, हर्ट्स द रेमेडी ऑफ द श्योरिटी, देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। अब जैसे मान लो क्रेडिटर से वो खो गया है, तो अब डिफॉल्ट के टाइम पे जब क्रेडिटर पैसा मांगने जाएगा श्योरिटी से, तो श्योरिटी बोलेगा ना कि मैं तो आपको पैसा दे रहा हूँ बट गिव मी द ज्वेलरी, वो बोलेगा ज्वेलरी तो खो गया, तो फिर गारंटी भी वॉइड हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी। जैसे लोन था सपोज 10 लाख का, ज्वेलरी थी 5 लाख की और गारंटी भी 10 लाख का ही था, तो गारंटी पूरी की पूरी खत्म नहीं होती, गारंटी बिकम्स वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी। तो ज्वेलरी 5 लाख का, तो 5 लाख से गारंटी कम हो जाएगा और गारंटी फिर 5 लाख का ही बैलेंस बचेगा। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज में सेकेंड कैटेगरी वो इजी है। क्रेडिटर ने श्योरिटी को धोखा दिया, उसको चीट किया, उसको सारे फैक्ट्स नहीं बताए। ये देखो, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है,
अब क्रेडिटर ने चीट किया, धोखा दिया, उसने श्योरिटी को सारे फैक्ट्स नहीं बताए, कंसील्ड द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, या फिर ही मेड सम काइंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, देन इन सच केसेस इट्स वॉइडेबल, तो गारंटी बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ श्योरिटी, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट 144 जॉइनिंग ऑफ को श्योरिटी, इसका डायग्राम अलग होगा। मान लो कि यहाँ पे पीडी है, ये क्रेडिटर है, और यहाँ पर 3 श्योरिटीज है, ठीक है। लेट्स से S1, S2, S3, इन तीनों ने मिलके गारंटी दिया है, तो इन तीनों को हम लोग बोलते हैं को श्योरिटीज। क्या बोलते हैं? को श्योरिटीज। ओके, नाउ द थिंग इज दैट, मान लो कि शुरू में जब लोन की बात चल रही थी और अभी तक इन्होंने गारंटी दिया नहीं था, उस वक्त सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर ने S1 को अप्रोच किया कि तुम मेरे लिए श्योरिटी बन जाओ और गारंटी दे दो। तब S1 ने बोला कि मैं गारंटी दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ S2 और S3 भी गारंटी दें। तो वो S2 S3 अगर वो भी गारंटी देंगे तब तो मैं भी दूंगा, वरना नहीं। तो ये बोल के उसने गारंटी दे दिया। नाउ हिज गारंटी इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अदर को श्योरिटीज मस्ट ज्वाइन हिम। सो अगर वो दोनों मना कर देते हैं, मान लो दोनों मना कर दे, बोले हम तो नहीं करेंगे, तो इसकी गारंटी भी S1 की वॉइड हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं जॉइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज। ये था डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब है नॉट डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ये 3 बड़े ही फैंसी केसेस हैं। इसमें ना ये वाला थोड़ा सा इलॉजिकल है, पर एग्जाम में आता है। ओके, ये वाला पार्शियली लॉजिकल है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, और ये वाला तो एकदम परफेक्ट है लॉजिकल। मैं तीनों डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सेक्शन नंबर 136, 137, 138। श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। इन तीनों केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, क्रेडिटर ने, मतलब ऑलरेडी पिक्चर में 3 पार्टी तो है ही, श्योरिटी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी ने किसी रैंडम आउटसाइडर के साथ, किसी अनदर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं पीडी को एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, आई विल गिव मोर टाइम टू पीडी टू मेक पेमेंट। क्रेडिटर ने ये अरेंजमेंट जो है पीडी के साथ डायरेक्टली नहीं किया, उसने किसी बाहर वाले के साथ कर लिया कि भाई आई विल गिव मोर टाइम टू द पीडी। दिस विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। पहला पॉइंट, एग्रीमेंट मेड विथ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब सम रैंडम आउटसाइडर, ठीक है। तो क्रेडिटर ने किसी रैंडम आउटसाइडर के साथ सौदा कर लिया कि ठीक है, मैं प्रिंसिपल डेटर को ज्यादा समय दे दूंगा पेमेंट करने के लिए, टू गिव मोर टाइम टू पीडी। तभी इस केस में बोलते हैं श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। अब ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है, ठीक है। वो फोर्थ पर्सन कौन है, क्या है, उसका कोई नाम नहीं, कोई अता पता नहीं, वो क्यों आके अरेंजमेंट कर रहा है, क्रेडिटर क्यों उसको बोल रहा है कि मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। पीडी को अगर बोलना है तो डायरेक्टली बोलो। अब इसमें बात ऐसी है, अगर क्रेडिटर ने डायरेक्टली पीडी को बोला कि मैं तुमको एक्स्ट्रा टाइम देता हूं, तब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। पर उसने डायरेक्टली पीडी को नहीं बोला, किसी चौथे आदमी को बोला है। तो ऐसा क्यों कि पीडी को बोलोगे तब तो श्योरिटी डिस्चार्ज, और किसी चौथे आदमी को बोलोगे तो नॉट डिस्चार्ज। तो इसका कोई लॉजिक है नहीं प्रॉपर। तो ये इलॉजिकल है, पर ये एग्जाम में आता है और याद रखना है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब लिखो डिले। क्रेडिटर्स फोरबियरेंस, क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू सू पीडी। फोरबियरेंस का मतलब डिले। कोई भी लोन जो है वो टाइम बार्ड कब होता है? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद मतलब जब रीपेमेंट का ड्यू डेट आ गया और वहां पे अगर पेमेंट नहीं हुआ तो 3 साल बाद वो लोन टाइम बार्ड हो जाता है। मतलब अब क्रेडिटर डेटर को सू नहीं कर पाएगा लीगली। तो ऑब्वियसली क्रेडिटर को तुरंत तो सू करने की जरूरत नहीं, उसके पास 3 साल का वक्त होता है। मान लो आज से 5 साल पहले लोन दिया गया था, 5 साल के लिए दिया गया था, 5 साल खत्म हो गए, पीडी इज अनेबल टू पे द क्रेडिटर, पर वो जाके रिक्वेस्ट कर रहा है क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर ने बोला ठीक है मैं तुमको अभी सू नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो क्रेडिटर के पास कितना समय है सू करने के लिए? 3 साल। जस्ट बिकॉज वो 3 साल में थोड़ा लेट करके सू कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि श्योरिटी इज डिस्चार्ज। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्रेडिटर ने पीडी को बोला कि ठीक है मैं अभी सू नहीं कर रहा हूँ, और 1 साल तक सू नहीं किया, 1 साल तक सू नहीं किया, एंड इन द मीन वाइल पीडी बिकम्स बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट। तो अब तो उससे पैसा आएगा नहीं।
अब जाके क्रेडिटर जो है श्योरिटी से पैसा मांग रहा है कि ठीक है आप लोन का पैसा दे दो, पेमेंट कर दो, क्योंकि वो तो बैंकरप्ट हो गया तो आप ही को देना है। तो ऐसे केसेस में श्योरिटी मना नहीं कर सकता। श्योरिटी ये नहीं बोल सकता कि तुमने इतना लेट क्यों किया एक्शन लेने में, तुम वेट कर रहे थे क्या उसके बैंकरप्ट होने का, तो मैं तो पैसा नहीं दूंगा। नो, सेक्शन नंबर 137 बोलता है क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस यानी कि डिले इन सुइंग द पीडी डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। नंबर 138 ये ऐसे है, इसका डायग्राम ये लॉजिकल एकदम परफेक्ट है। मान लो ये क्रेडिटर है और यहां पर 3 श्योरिटीज हैं। ओके, क्रेडिटर ने S3 को रिलीज कर दिया, क्रेडिटर ने तीसरे को श्योरिटी को रिलीज कर दिया। तो बोलता है S3 को रिलीज करने से ये दोनों S1 S2 रिलीज नहीं होंगे, इनको अभी भी पैसा देना पड़ेगा। लेट्स से कि लोन था 3 लाख रुपए का और तीनों को मिलके देना, चुकाना था को श्योरिटीज को 1-1 लाख करके। ओके, तो क्रेडिटर ने अगर S3 को रिलीज कर दिया ना तो S1 S2 को 1.5 लाख देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, पर फिर इसका उपाय क्या है? क्रेडिटर ने S3 को रिलीज किया है, S1 S2 ने तो S3 को रिलीज नहीं किया है, तो S1 S2 चाहे तो वो S3 को सू करके जो बैलेंस पैसा है वो रिकवर कर सकते हैं। तो क्रेडिटर अगर S3 को रिलीज भी कर दे तो S1 S2 रिलीज नहीं होते, उनको पैसा देना पड़ेगा और फिर बाद में वो लोग S3 को सू करके उसके हिस्से का पैसा ले लेंगे। ये रहा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी एंड नॉट डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। मूव ऑन। राइट्स ऑफ द श्योरिटी, एक श्योरिटी के पास क्या क्या हक होते हैं इसको समझाने के लिए अक्सर मैं एक डायग्राम बनाता हूं। फर्स्ट, श्योरिटी के पास प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स है। नंबर 1, सबरोगेशन। द मोमेंट श्योरिटी पेज द मनी टू द क्रेडिटर ही बिकम्स द क्रेडिटर हिमसेल्फ, तो ये सबरोगेशन का हक उसके पास है। दूसरा, इंडेमनिटी का राइट। देयर इज एन इम्प्लाइड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीडी एंड श्योरिटी, एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी, तो इंडेमनिटी भी ले सकता है। राइट ऑफ सबरोगेशन, राइट ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट, what rights does he have against the creditor? क्रेडिटर के अगेंस्ट मेरे पास ये राइट्स है कि नंबर 1 तो क्रेडिटर के पास अब जो भी सिक्योर्ड असेट है वो मैं मांग सकता हूं, उसको देना पड़ेगा। राइट टू सिक्योर्ड असेट। नेक्स्ट, राइट ऑफ सेट ऑफ। मान लो कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में ना कोई एक्स्ट्रा एक लेन देन हुआ था जिसमें क्रेडिटर ओज सम मनी टू द डेटर। जैसे मान लो कि लोन है 10 लाख का और प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को 2 लाख का माल बेचा था क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर शुड पे 2 लाख रुपीज टू द पीडी। तो इनके बीच में नेट ड्यू कितना हो रहा है? 8 लाख। तो श्योरिटी को ये हक है कि वो सेट ऑफ कर सकता है और डिफॉल्ट होने पे लोन के वो सिर्फ आके बैलेंस 8 लाख ही पे करेगा, पूरा 10 लाख पे नहीं करेगा। थर्ड है राइट टू शेयर रिडक्शन। नाउ लेट्स से कि पीडी बैंकरप्ट हो गया। अब ऐसा थोड़ा ना कि कोई इंसान बैंकरप्ट हो जाता है तो उससे कुछ भी नहीं आता, कुछ पैसा तो आएगा। 10 लाख का लोन है तो प्रिंसिपल डेटर के लिए जो लिक्विडेटर आया उसने क्रेडिटर को 1 लाख रुपए दे दिए, तो अब मैं तो सिर्फ बैलेंस 9 लाख ही दूंगा ना। आई हैव द राइट टू शेयर द रिडक्शन, कि कम से कम आपका अगर 1 लाख वहां से पे हो गया है तो मैं तो बैलेंस ही दूंगा 9 लाख, तो इसको बोलते हैं राइट टू शेयर रिडक्शन। नेक्स्ट, व्हाट राइट्स डू आई हैव अगेंस्ट दी अदर को श्योरिटीज। अदर को श्योरिटीज के खिलाफ मेरे पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है। तो वो है राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशन। कल को मान लो जब डिफॉल्ट हुआ तो ये दोनों गायब थे, S2 S3, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तब मैं एक बार पूरा पैसा दे दूंगा और मेरे पास हक है कि मैं S2 S3 से जाके उनका शेयर रिकवर कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं राइट टू शेयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि तुम लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट करो। अब मैं बेलमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2 अभी हम लोगों ने किया है अभी तक, इंडेमनिटी और गारंटी। अब मैं कराने जा रहा हूँ बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति ने, जिसको हम कहेंगे बेलर ने बेली को सामान दिया है, कुछ भी गुड्स का डिलीवरी किया है कि कोई पर्पस के लिए दिया है। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड द गुड्स विल बी रिटर्न्ड बाय द बेली टू द बेलर। मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, ओला उबर मत लेना, ओला उबर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से उनका एग्जाम्पल मत लेना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल जो जैसे मान लो कि आज अगर मैं
राजस्थान घूमना चाहता हूँ, तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली में वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो है ना रेंट पर मिलती है, मैं खुद ही ड्राइव करूँगा, तो मैंने कार रेंट पर ले ली और मैं खुद ड्राइव करके पूरे जयपुर या राजस्थान में घूमूंगा। और फिर जहाँ पर भी वो जो दिल्ली वाले जो कंपनी है जिससे मैंने कार रेंट पे लिया है, उनका जयपुर में भी एक ब्रांच है, तो मैं फिर राजस्थान घूमने के बाद वहीं जयपुर में उनकी गाड़ी को ड्रॉप कर दूंगा एंड आई विल टेक माई फ्लाइट एंड कम बैक। नाउ इस केस में बेलर ने बेली को क्या दिया है? गाड़ी, फॉर सम पर्पस, एंड द पर्पस इज ट्रैवलिंग, रोमिंग अराउंड, ठीक है। और उसके लिए वो कुछ चार्जेस देगा कि नहीं मुझसे? ऑब्वियसली गाड़ी के चार्जेस तो लेगा ही। तो ये नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट है बिकॉज यहाँ पैसा इन्वॉल्व है। आई एम गिविंग सम कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यो। अब जब मेरा पर्पस खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी रिटर्न कर दूंगा। ऑब्वियसली गाड़ी तो मेरी है नहीं, केवल यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हुआ है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हुआ है, केवल ट्रांसफर ऑफ पोजेशन जिसको कस्टडी बोलते हैं वही हुआ है। तो आफ्टर द पर्पस अकम्प्लिश्ड I'll return back the car to the bailor and then I will leave my own way. This is an example of bailment. Bailment का मतलब है एक पर्सन अपना सामान किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है फॉर सम पर्पस, और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा सामान वापस आ जाएगा। या फिर इसमें एक और केस है, द गुड्स विल बी डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बेलर। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे इजी एग्जांपल है कोरियर। जैसे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उनको हम लोग बुक्स पार्सल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमने कोरियर वाले को बुक का पूरा पार्सल पकड़ाया और बोला जाके स्टूडेंट को दे दो। नाउ क्या हमने कोरियर वाले को ओनरशिप दिया है? नहीं, सिर्फ पोजेशन पकड़ाया है, ठीक है। पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्ट। और एंड ऑफ द पर्पस क्या होगा? विल दैट पार्सल बी रिटर्न टू मी और इट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट? इट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट। तो ये भी अलाउड है, इसको भी बेलमेंट बोलते हैं। तो कोरियर वाले को जो हम दे रहे हैं सामान ट्रांसफर करने के लिए, ये भी बेलमेंट का एग्जाम्पल है। तो अब बेलमेंट का डेफिनेशन तो करना पड़ेगा। बेलमेंट के डेफिनेशन में 5 चीजें होती हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बेलर टू द बेली फॉर सम पर्पस। कोई कारण है, कोई पर्पस है, ऐसा नहीं कि बस वो यूं ही दे रहे हैं, देयर हैज टू बी सम पर्पस। आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड द गुड्स विल बी आइदर रिटर्न्ड बैक टू द बेलर और दे विल बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। तो डिस्पोज्ड ऑफ का एग्जांपल क्या है? कोरियर। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लो। पहला, कार रिपेयर। अगर तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए तो तुम सर्विस सेंटर में देते हो ना रिपेयर करने के लिए, तो यू आर गिविंग योर कार टू देम फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स एंड आफ्टर द कार विल बी रिपेयर्ड दे विल गिव द कार बैक टू यू। अब यहाँ पे कौन किसको पैसा देगा? तुम ही उनको पैसा दोगे कार रिपेयर करने का। एक नाम मैं अभी से बता के छोड़ रहा हूँ, नीचे आएगा। बेलमेंट 2 प्रकार के होते हैं और इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक होता है जीबी, एक होता है एनजीबी। जीबी का मतलब होता है ग्रेचुइटस बेलमेंट। जीबी का मतलब क्या होता है? ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट को मन में याद रखना है तो ऐसा सोचना, फ्री का बेलमेंट, फ्री का बेलमेंट। और दूसरा होता है एनजीबी, जो नॉर्मल है, सबसे ज़्यादा नॉर्मल। एनजी मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, ओके। और जीबी का मतलब है कि सिर्फ एक ही पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, एक के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जितने भी एग्जांपल्स देता हूँ मैक्सिमम वो एनजीबी के ही होते हैं, कुछ एग्जांपल्स जीबी के होते हैं। अब जैसे इधर ही कार रिपेयर की बात करो, अगर तुम कार रिपेयर में दे रहे हो तो तुम्हारा फ़ायदा क्या है? कि तुम्हारी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। सर्विस सेंटर वालों को फ़ायदा क्या है? उनको रिपेयर करने के लिए पैसा मिलेगा, तो दोनों पार्टी को फ़ायदा हो रहा है ना। तो इट्स अ नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, मतलब पैसे वाला बेलमेंट, कंसिडरेशन वाला बेलमेंट। और जो बेलमेंट बिना कंसिडरेशन का होता है उसको अपने बोलते हैं ग्रेट्यूटस, वहाँ एक ही पार्टी का फ़ायदा होता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मान लो यू हैव अ कार, ओके, एंड यू हैव 2 कार्स एक्चुअली, एंड योर फ्रेंड नीड्स द कार फॉर लेट्स से 3 डेज। उसके घर में कोई ओकेजन, उसको 3 दिन के लिए चाहिए। तो तुमने अपनी गाड़ी ऐसे ही उसको दे दी, बदले में कुछ भाड़ा या पैसा थोड़ा ना लोगे, तो तुमने अपनी गाड़ी उसको दे दी। यहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड का फ़ायदा हो रहा है कि उसको 3 दिन के लिए गाड़ी यूज़ करने के लिए मिली, पर तुमको टेंजिबली तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। ये ग्रेचुइटस बेलमेंट है जहाँ एक ही बंदे को फ़ायदा हुआ। अनदर एग्जाम्पल, सपोज मान लो कि तुम बाहर जा रहे हो घूमने के लिए और तुम्हारे घर में एक पेट डॉग भी है। अब तुम्हारा घूमने का जो शेड्यूल है वो इस तरह का है कि पेट डॉग का हर जगह एंट्री अलाउड नहीं है। तो तुमने अपने पेट डॉग को अपने नेबर को दे दिया कि ठीक है हम लोग 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, पीछे से आप उसकी देखरेख कर लेना। तो कुत्ते का पूरा देखरेख होता है यार, ऐसा नहीं होता। पेट डॉग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, खाना पीना, नहलाना धुलाना, पॉटी, लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पर आपने अपना पेट डॉग उसको दिया, पेट डॉग इज एन एनिमल, तो गुड्स है वो, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ है, ओके। यू आर द बेलर, योर नेबर इज द बेली। यहाँ पर आपको फायदा हो रहा है कि पीछे से कोई आपके सामान को संभाल रहा है,
उसको डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो बेचारा तो खर्च वगैरह करेगा, पालेगा पोसेगा, मेहनत करेगा 10 दिन के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो बेलमेंट हुआ है उसमें भी एक पार्टी का फायदा है, तुम्हारे नेबर का टेंजिबली कोई फायदा नहीं है, तो ये क्या है? ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ओके, ये तमाम तरह के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब क्लास में डिस्कस हुए। मैं थोड़े में और बोल देता हूँ। हमने अपना क्लॉथ पीस दिया है टेलर को स्टिच करने के लिए, वो स्टिच करके हमको दे देगा, तो आई विल गेट माई शर्ट, और टेलर को क्या मिलेगा? स्टिचिंग चार्जेस। गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड विदाउट एनी चार्ज, फोकट में, ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ब्लू डार्ट कोरियर को आपने माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिया है, ये भी बेलमेंट है, और ऑब्वियसली पैसे वाला, बिकॉज तुमको फायदा क्या मिलेगा? ट्रांसपोर्ट हो गया सामान तुम्हारा, कोरियर वाले को फायदा क्या? उसको कोरियर चार्जेस मिल जाएगा। सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स अथॉरिटी, ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, पर ये एग्जाम में आया हुआ है। एक चीज़ सुन लो, सारे के सारे एग्जाम्पल्स परफेक्ट और लॉजिकल नहीं होते, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो इलॉजिकल भी होते हैं, पर वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो इंस्टीट्यूट की किताब में, वो इंपॉर्टेंट है, हमें याद करना पड़ेगा। अगर आपने कोई सामान इंपोर्ट किया है तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, पर सामान इंपोर्ट करने के बाद क्या हुआ? आपने कस्टम ड्यूटी नहीं दिया, बाद में कस्टम्स अथॉरिटी ने आके आपके सामान को जब्त कर लिया, ठीक है? ये तो एक लीगल एक्शन है, यहाँ कोई किसी को अपना गुड्स दे नहीं रहा है, ये लीगल एक्शन हो रहा है कि आपके सामान को जब्त कर लेंगे जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं दो। तो टेक्निकली ये बेलमेंट है नहीं, पर ये एग्जाम में आया और इंस्टीट्यूट ने बोला कि सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स इज ऑल्सो बेलमेंट, क्योंकि आप पैसा देके अपना सामान छुड़वा सकते हो। तो ये कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट ठीक है, एग्जाम के लिए तो रखना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी है जो इंस्टीट्यूट ने पूछे जो बेलमेंट नहीं होते, जैसे ये कार पार्किंग। आप अपनी गाड़ी अगर कहीं भी पार्क करके जा रहे हो तो वो बेलमेंट नहीं है, बिकॉज आप अपनी गाड़ी सामने वाले को यूज़ करने के लिए नहीं दे रहे हो, उल्टे आप उसकी जगह रेंट पर ले रहे हो। तो पार्किंग ऑफ अ कार इज नॉट बेलमेंट एट ऑल। चाहे चाबी आप पार्किंग वाले को दे रहे हो, चाहे चाबी आप अपने पास रख रहे हो, जो भी हो, पार्किंग ऑफ कार इज नॉट बेलमेंट, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर कार टू द पार्किंग वाला फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग। वो यूज़ नहीं कर सकता, उल्टे आप उसकी जगह किराए पे ले रहे हो। ऊबर कैब, ऑब्वियसली ऊबर कैब में तो बेलमेंट है ही नहीं, वो ड्राइवर तो खुद ही गाड़ी चलाता है, तुमको एक जगह से पिक और ड्रॉप करता है, तो गाड़ी तुमको तो देते नहीं है वो लोग, ठीक है? बैंक के अकाउंट के अंदर पैसा जमा करना, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, वो भी बेलमेंट नहीं है, बिकॉज मनी इज नॉट गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का जो डेफिनेशन है तुमने पढ़ा होगा, गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो मनी को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स माना नहीं जाता। तो अगर हम अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं तो हमने वो बेलमेंट नहीं किया है, वहाँ बेलमेंट वर्ड यूज़ नहीं होगा। तो कोई बोल सकता है कि हमने अपना पैसा रखा है बैंक के अंदर और बैंक वाले उस पैसे का यूज़ करेंगे, लोन पे देंगे, जिससे उनको इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें से हम लोग को भी इंटरेस्ट देंगे, पर बात ऐसी है कि मनी इज़ नॉट गुड्स। जीएसटी में होता होगा गुड्स, यहाँ मर्केंटाइल लॉस के अंदर तो मनी इज नॉट गुड्स। तो मनी अगर आप अपने अकाउंट में पैसा रखा रहे हो तो बेलमेंट नहीं है। दो बेलमेंट के अलग अलग कैटेगरी, जीबी, एनजीबी, ग्रेट्यूटस, नॉन ग्रेट्यूटस। ग्रेट्यूटस बेलमेंट में क्विड प्रो क्यो नहीं होता, एक ही जन को फायदा होता है, और नॉन ग्रेट्यूटस में क्विड प्रो क्यो होता है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, बाप रे इतना लंबा चौड़ा ये डायग्राम चार्ट, इसमें बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके सारा डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब एक एक करके उसको मैं डिस्कस करूंगा और इत्मीनान से डिस्कस करूंगा, हड़बड़ी नहीं करना है, इत्मीनान से डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले पूरा चार्ट एक बार देख लो। बेलर जिसने सामान दिया, बेली जिसको सामान मिला। फर्स्ट टॉपिक क्या है? बेलर की ड्यूटी, जो सामान दे रहा है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ है। सेकंड, बेली जिसको सामान मिला है उसकी क्या ड्यूटीज़ है। फिर उस साइड में राइट्स है, बेलर के राइट्स और बेली के राइट्स। इनमें ना बहुत सारे पॉइंट कॉमन भी हैं, ठीक है? एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, आराम से होगा। इसको देख लो गौर से, ठीक है? मैं यहाँ पे खाली नाम शो कर रहा हूँ और जो भी इसका टेक्स्ट है, ज्ञान है, वो तो मैं तुमको बता ही रहा हूँ। बेलर की ड्यूटी, अगर मैं अपना सामान किसी को दे रहा हूँ और मेरे सामान में कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सामने वाले को डिस्क्लोज कर दूँ। सपोज फॉर एग्जांपल, मैं अपनी गाड़ी रेंट पर किसी को यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम है कि उसका ब्रेक थोड़ा सा ख़राब है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, ये तो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो इट इज़ माय ड्यूटी कि जब मैं अपना कार रेंट पर किसी को दे रहा हूँ तो मैं बता दूँ कि देखिए इस कार में ये फॉल्ट है, ताकि कल को उसको कोई भी इंजरी नहीं हो जाए। तो वो उसकी मर्जी है, वो लेगा कि नहीं लेगा। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स। अब यहाँ पे ना दो सिचुएशन होते हैं।
सबसे पहले विल टॉक अबाउट एनजीबी। एनजीबी मतलब नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट, मतलब क्विड प्रो क्यो, दोनों का फायदा है। तो मैंने अपनी गाड़ी भाड़े पर दी है, तो ये तो एनजीबी है, दोनों का फायदा है हम दोनों का। तो ऐसे केसेस में इट इज माई ड्यूटी टू डिस्क्लोज all faults to the bailey whether that fault or defect is known to me or not known to me। मतलब मैंने अगर अपनी गाड़ी रेंट पे दी है तो ऑब्वियसली मैं कमाना चाहता हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इंश्योर करूँ कि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो मेरी गाड़ी की ब्रेक खराब है पर मैं जानता नहीं हूँ, तो भी फंसूंगा मैं, आई एम स्टिल लायबल, ठीक है, क्योंकि ये रेंट वाला बेलमेंट है। लेकिन अगर ये फोकट का बेलमेंट होता, मतलब दोस्त को आपने दिया बिना किसी चार्ज के, तो वहां पे आपकी ड्यूटी है सिर्फ टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। वो फॉल्ट्स जो मैं जानता हूं वो मैं डिस्क्लोज करूंगा, जो मैं नहीं जानता हूं वो डिस्क्लोज करने की मेरी कोई जिम्मेदारी या लायबिलिटी नहीं है। अब ये सब बहुत डिटेल में, तो इसके एग्जाम्पल डिटेल वगैरह सब किताब में लिखे रहते हैं। ओके, यहाँ पे तो मैराथन में उतना डिस्कस नहीं हो सकता। मैराथन में कुछ स्टूडेंट्स की ये अपेक्षा रहती है कि सारा का सारा ही चीज़ बोल दिया जाए, पर वो पॉसिबल नहीं है। अगर सारी बातों को बता पाना पॉसिबल होता तो जो नॉर्मल क्लासेस होती वो भी फिर 170 घंटे की क्यों होती, वो 17 घंटे में हो जाता। तो सारी बातें बोल पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं फिर भी अपनी तरफ से यही चेष्टा कर रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पॉइंट बता सकूँ। पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उस गुड्स के वो मुझे पे करने पड़ेंगे, चाहे ग्रेटुइटस बेलमेंट हो चाहे नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट हो। इंडेमनीफाई, ये वाला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ जीबी में होता है। जीबी मतलब ग्रेटुइटस बेलमेंट। मान लो कि मैंने अपने दोस्त को गाड़ी दी थी 10 दिन के लिए बिना पैसे के यूज़ करने के लिए, तो फ्री का बेलमेंट है ना। मैं चाहूँ तो बीच में ही अपनी कार मंगवा सकता हूँ। तो अभी 4 दिन हुए हैं, 6 दिन बचे हुए हैं, मैंने बीच में ही कार मंगवा ली। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन। क्या कहते हैं? प्री मैच्योर टर्मिनेशन पहले ही। तो ग्रेटुइटस बेलमेंट में आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर सकते हो, नॉन ग्रेटुइटस में तो आप बीच में रोक ही नहीं सकते, क्योंकि पैसे वाले बेलमेंट में आप बीच में सामान नहीं मंगवा सकते। अच्छा, अगर मैं दोस्त से भी प्री मैच्योर टर्मिनेशन करके बीच में मंगवा रहा हूँ तो वहाँ पे भी एक इशू है कि अब मैंने तो अचानक से गाड़ी मंगवा ली, अब उस बेचारे को तो इमरजेंसी था, ज़रूरत था, तो वो कहीं और किसी से लेगा, और इमरजेंसी में आप कहीं से गाड़ी बुक करोगे तो और ज़्यादा प्रीमियम पैसा देना पड़ेगा, तो उसको उल्टे लॉस हो गया। तो वॉट एवर लॉस ही हैज़ इनकर्ड ड्यू टू माई प्री मैच्योर टर्मिनेशन, आई विल इंडेमनीफाई हिम, दैट इज़ माई ड्यूटी। वही लिखा हुआ है, इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। इंपॉर्टेंट बात, नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट में आप बीच में सामान मंगवा ही नहीं सकते। ग्रेटुइटस में मंगवा सकते हो, पर जो भी सामने वाले को अगले को नुकसान है वो आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। 164, इंडेमनीफाई बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल। मैं अपना सामान किसी को दे सकता हूँ बेलमेंट पर, दूसरे का सामान बिना पूछे तो दे नहीं सकता। सपोज मान लो कोई ऐसा सामान जिसका मैं ओनर नहीं हूँ, जो किसी और का है, मैंने वो बेलमेंट पर अगर दे दिया और इस वजह से जो असली ओनर है उसने बेली पे लीगल केस ठोक दिया, कुछ भी नुकसान हुआ, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई विल इंडेमनीफाई। बाउंड टू टेक बैक गुड्स, ये मेरी ड्यूटी भी है और मेरा हक भी है कि जब बेलमेंट ख़त्म हो जाए तो मैं सामान वापस ले लूँ। अब जैसे मान लो बेलमेंट 10 दिन के लिए था, मैंने गुड्स दिया, कार दिया, काम ख़त्म हो गया, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आप अपनी कार ले लीजिए, मैं फिर भी ले ही नहीं रहा हूँ ज़बरदस्ती। तो इफ़ आई फेल टू टेक बैक द गुड्स अपॉन द एक्सपायरी ऑफ टाइम, और सामान सामने वाले के पास पड़ा है, अब अगर उसमें कुछ भी डैमेज वैमेज हो जाए ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड वगैरह, तो लायबिलिटी मेरी रहेगी, उनकी नहीं रहेगी, बिकॉज इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक बैक द गुड्स ऑन एक्सपायरी ऑफ द बेलमेंट। ये क्या है? बेलर्स ड्यूटीज। इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ना जो बेली का हक है, मेरा कर्तव्य है तो बेली का हक है। जैसे बेली का क्या हक है? कंपेंसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स। जैसे इट इज़ माई ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स, उसकी राइट है कि अगर फॉल्टी गुड्स की वजह से उसको नुकसान हुआ तो मेरे से रिकवरी कर सकता है। मेरा ड्यूटी है टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, उसका राइट है टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस फ्रॉम मी। इट इज़ माई ड्यूटी कि अगर मैं गुड्स का ओनर नहीं हूँ, डिफेक्टिव टाइटल है और उस वजह से उस पर लीगल केस हो गया, उसको देना पड़ा, तो मेरी ड्यूटी है टू इंडेमनीफाई हिम, उसका राइट है टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम मी। ओके, इसी के साथ ये भी है, मान लो बेली के पास कोई सामान पड़ा है, आई एम नॉट द ट्रू ओनर ऑफ इट, मैंने उसको दे दिया था, अब ट्रू ओनर जाके उससे सामान मांग रहा है, तो बेली कोर्ट में जा सकता है,
टू डिसाइड हु इज द राइटफुल ओनर, जिसने उसको बेलमेंट पे दिया था कि जो असली ओनर है, तो ये भी उसके पास हक है। टू अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट इस रेंज में मिडिल कॉलम सेकंड कॉलम हम पढ़ेंगे बेलीज ड्यूटीज। ये रिलेटिवली इजी है, ये वाला पूरा पोर्शन काफी कॉमन सेंस है, इजी है। बेलीज ड्यूटीज, बेली का क्या क्या कर्तव्य है? ऑब्वियसली वो सामान का मालिक नहीं, उसको सामान केवल मिला है यूज करने, तो उसको सामान का केयर करना चाहिए अच्छी तरह से, उसको सामान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर्पस के लिए बोल के लिया उसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए और किसी के लिए नहीं। इजी। नॉट टू मिक्स द गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स का मतलब क्या है? ऐसे सोचो कि मान लो जो सामान उसने लिया है और उसके पास और भी वैसा ही सिमिलर सामान है दूसरों से लिया हुआ है कहीं से, तो उसको मिक्स नहीं करना है। इसके ऊपर आजकल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आने लग गया। जैसे मान लो मैं एक होलसेलर हूँ राइस का एंड देयर इज अनदर होलसेलर ऑफ राइस, तो उसके पास ना बहुत बड़ा एक गोडाउन है जो खाली रहता है। अब मुझे मेरा माल आ गया, ट्रक आ गया और मेरे गोडाउन में जगह नहीं रखने का, तो मैंने उस व्यापारी को बोला कि यार आपके गोडाउन में रख लें क्या? उन्होंने बोला हाँ जी रख लीजिए। तो ये तो बेलमेंट हुआ कि मैं उसके गोडाउन में अपना माल रख रहा हूँ। अब उसको अपना राइस और मेरा राइस मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? यही इसमें बोला है। राइस खोल के मिक्स कर देगा तब तो कांड हो जाएगा, तब फिर जो भी लॉस होगा ड्यू टू द लॉस इन द वैल्यू वो देना पड़ेगा। और अगर बैग्स एक साथ रखे तो बैग तो चलो मार्क रहता है, वो अलग अलग किया जा सकता है, तब केवल सेपरेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। 4 नंबर, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर द यूज, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन। एक्रीशन वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज। एक्रीशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू नहीं, सॉरी, इंक्रीज इन द गुड्स। ये दो ही जगह हो सकता है, जानवरों में और बोनस शेयर्स में। अगर मैंने अपना कोई एनिमल किसी को दिया है तो एनिमल कैन रिप्रोड्यूस एंड क्रिएट अनदर एनिमल, तो वो इंक्रीज है, वो भी लौटवाएगा। और दूसरा हो सकता है ये बोनस शेयर्स में कि मैंने अपना शेयर्स दिया है किसी को, उस पर बोनस शेयर्स आ गया तो वो मुझे दोनों चीज़ें देगा। तो रिटर्न द एक्रीशन, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा था। एक व्यक्ति है, उसके पास पोल्ट्री फार्म है जिसमें एग और चिकन है, ठीक है, एग और चिकन, तो वो 1 साल के लिए किसी को दे रहा है और फिर वापस आ रहा है, तो ऑब्वियसली एग और चिकन तो इंक्रीज हो गए होंगे ना, तो वो पूरा इंक्रीज जितना भी टोटल है वो लेगा, ना कि सिर्फ ओरिजिनल जितना दिया था। लास्ट, नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल का मतलब हमने आपको सामान दिया यूज करने के लिए और आपने वो सामान किसी और को बेच दिया। You have jeopardized my ownership. I am the owner of something और मैंने वो तुमको यूज करने दिया और तुमने बिना मेरे को बोले किसी और को बेच दिया। You have compromised, jeopardized my title, my ownership. इसको बोलते हैं सेटअप एडवर्स टाइटल। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल। अब बेलर के राइट्स, मैंने अगर सामान दिया, मैं बेलर हूं तो मेरे कुछ राइट्स भी तो हैं। नंबर 1, अगर बेली मेरे सामान का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो मैं उसको रोक सकता हूं कि नहीं? रोक सकता हूं। स्टॉप प्री मैच्योर टर्मिनेशन मैं सिर्फ इसी में कर सकता हूं, ग्रेचुइटस बेलमेंट में, वरना मैं नहीं कर सकता। 3rd, कोई भी व्यक्ति मेरे सामान को अगर चोट पहुंचा रहा है तो मैं उसको रोक सकता हूं, रॉन्ग डूअर, चाहे वो बेली हो चाहे अन्य व्यक्ति। अगर बेली अपने कर्तव्य नहीं पूरी कर रहा तो मैं बेली को सू कर सकता हूं। अगर बेली ने मेरे सामान का अनऑथराइज यूज किया या मिक्स कर दिया तो मैं उससे मुआवजा, कंपनसेशन ले सकता हूं। अब बेली का क्या क्या राइट्स है? बेली मतलब वो व्यक्ति, उसके पास क्या क्या राइट्स है? डिलीवर टू वन ऑफ द जॉइंट बेलर, जैसे इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूट के मैट का। एक विलेज है जहाँ पे 4 भाई हैं, फार्मर्स हैं, उनके पास एक मशीन है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग कॉम्बाइन। वो मशीन कभी कभी यूज़ होता है, हर वक्त यूज़ नहीं होता, तो अभी वो मशीन खाली पड़ा है। अब गांव में कोई और फार्मर जिसको वो मशीन सपोज रेंट पे चाहिए 10 दिन के लिए, तो वो आके ले जा सकता है, ले लिया रेंट पर। अब वो जब रिटर्न ला के देगा तो चारों भाई को ला के देगा कि किसी एक को देने से चलेगा, किसी एक को देने से चलेगा। तो डिलीवर टू वन ऑफ द जॉइंट बेलर इज इनफ अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट। लियन वाला केस क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कार ख़राब हो गई, मैंने रिपेयर के लिए सर्विस सेंटर पे भेजा, तो सर्विस सेंटर वाले जब कार ठीक कर लेंगे तो बिल देंगे ना मेरे को कि भाई आपका इतना पैसा लगा, तो आई हैव टू मेक देम पेमेंट। जब तक मैं उनको पैसा नहीं दूंगा वो मेरी गाड़ी मेरे को रिटर्न नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं गाड़ी पे वो लियन लगाएंगे। लियन 2 प्रकार के होते हैं, पर्टिकुलर लियन, जनरल लियन। 170, 171 नीचे। लियन 2 प्रकार के होते हैं, पर्टिकुलर लियन, जनरल लियन। ये पर्टिकुलर लियन है,
यही सबसे कॉमन है। पर्टिकुलर लियन मतलब मैंने जो सामान जिस पर्पस के लिए दिया था उस सामान का अगर कोई पैसा मेरी तरफ से दिया जाना था और जो बाकी है तो सामने वाला उस सामान के ऊपर लियन लगा सकता है। जो अभी मैंने तुम लोग को गाड़ी वाला एग्जांपल दिया वो यही है, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी दी, ठीक है, सर्विस सेंटर पे। सपोज एग्जांपल मैंने 2 गाड़ियां दी हैं अपने सर्विस सेंटर को, दोनों गाड़ी खराब है और दोनों मैंने सर्विस सेंटर में ठीक करने के लिए दे दिया, ओके। एक गाड़ी का जो भी सर्विस चार्ज था वो मैंने पेमेंट कर दिया, कार 1 उसका बिल भी पे कर दिया। कार 2 का मैंने बिल पे नहीं किया। तो क्वेश्चन है जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो मेरी कौन सी गाड़ी को अपने पास रोक के रख सकते हैं, कार 1 की कार 2? कार 2। जिस गाड़ी का पैसा बाकी है उसको रोक सकते हो, जिसका पैसा मैं दे दिया उसको रोक नहीं सकते। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन होता है जब वो दोनों को ही रोक देता, तो जनरल लियन का पावर उसके पास नहीं है, उसके पास सिर्फ पर्टिकुलर लियन का पावर है। यानी जिस सामान का पैसा बाकी है कार 2 का, केवल वो कार 2 पे लियन लगा सकता है, कार 1 पे लियन नहीं लगा सकता। यहाँ इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट द बेली मस्ट हैव, ये बात स्टूडेंट लोग ध्यान नहीं देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो लियन है ये तभी लगता है जब द बेली हैज एक्सरसाइज्ड सम स्किल और परफॉर्म्ड सम वर्क ऑन द गुड्स। तो सर्विस सेंटर वालों ने गाड़ी पे काम किया है कि नहीं किया है? बेली ने कार पे काम किया है कि नहीं किया? किया है ना, तो वो लियन लगा सकता है। पर कौन से कार पे? कार 1 की कार 2, कार 1 पे लियन नहीं लगा सकता। और ये है जनरल लियन। जनरल लियन में क्या होता है, मतलब 4 सामान है, चारों का कुछ कुछ पैसा सपोज मुझे देना है। अगर मैं 3 का पैसा दे चुका हूं, 1 बाकी है, तो भी उनके पास हक है कि वो चारों पे लियन लगा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड जनरल लियन। जनरल लियन तो सुपर पावर है, ये पावर हर किसी बेली को नहीं मिलता, ये सिर्फ इनके पास होता है। ये 5 नाम याद रखने हैं। बैंक से जब मैं लोन लेता हूं और असेट्स प्लेज करता हूं तो एक भी लोन का पैसा बाकी है तो वो सारे सामान पे प्लेज कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर का मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूसिव सेलिंग एजेंट। कंसाइनी सुना है? कंसाइनी वही सुपर कंसाइनी, मतलब मेरा एक्सक्लूसिव कंसाइनी है, वो भी जनरल लियन का पावर रखता है। थर्ड, वॉर्फिंजर, ये समुद्र में जो डॉक होता है ना, सी डॉक, जहाँ पे शिप उतरता है, शिप रुकता है, माल लोड अनलोड होता है, उस पूरे सी डॉक को वॉर्फ बोला जाता है और उसका जो इंचार्ज होता है उसको वॉर्फिंजर बोलते हैं, ठीक है। तो जो वॉर्फिंजर होते हैं वो भी जनरल लियन का पावर रखते हैं। पॉलिसी ब्रोकर्स, पॉलिसी एजेंट नहीं, पॉलिसी ब्रोकर। पॉलिसी एजेंट वो लोग होते हैं जो किसी एक ही इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी बेचते हैं। पॉलिसी ब्रोकर वो होते हैं जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का पॉलिसी बेचते हैं और आपके लिए जो बेस्ट है वही आपको बताते हैं, तो इनको बोलते हैं पॉलिसी ब्रोकर्स। लास्ट, हाई कोर्ट अटॉर्नीज, ओके। तो ये 5 नाम थोड़े से याद रखना है, एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, थ्योरी आया तो भी काम आएगा। बेलमेंट के बाद अब क्या है? प्लेज। प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट। वेन डायग्राम के हिसाब से प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट, ठीक है। प्लेज में भी डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है। सपोज मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ और मैं ज्वेलरी गिरवी रखूंगा, तो आई एम द बोरोवर, बैंक इज द लेंडर। तो मैंने अपना ज्वेलरी बैंक को दिया, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रहा है, बैंक वाला रखेगा। पर ये थोड़ा अलग है, इसमें एक ही पर्पस होता है। नॉर्मल बेलमेंट में पर्पस होता है कि मैं अगर सामान दे रहा हूँ तो सामने वाला उसको यूज कर सकता है। यहाँ पे मैं अगर सामान दे रहा हूँ तो मैं यूज करने के लिए आपको नहीं दे रहा हूँ, वो सामान आपको दे रहा हूँ केवल एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लोन। तो इट इज अ स्पेशल पर्पस बेलमेंट। इनफैक्ट इसके डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स। प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स। ये गुड्स का बेलमेंट जैसा ही बिल्कुल है, बट एज अ सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, सो दैट्स कॉल्ड प्लेज। ऐसे क्लास में तो बताया हुआ, पर एक बार फिर बोल देता हूँ, मॉर्गेज और प्लेज अलग होता है। मॉर्गेज में ना आप जो सामान गिरवी रखते हो वो आप ही के पास रहता है, आप ही यूज करते हो, आप बैंक को दे नहीं देते। प्लेज में जो भी सामान आप गिरवी करते हो आप बैंक को दे देते हो, ठीक है, वो बैंक की पोजीशन में रहता है, दैट इज कॉल्ड प्लेज। आज के ज़माने में प्लेज ज्वेलरी का हो सकता है, गोल्ड बुलियन का हो सकता है, शेयर्स, सिक्योरिटीज, LIC पॉलिसीज, इन सब का हो सकता है। कहने का तात्पर्य है आज के ज़माने में प्लेज होता है पोर्टेबल एसेट्स का, जो छोटे हो साइज में, ठीक है। बड़े बड़े एसेट तो कोई गिरवी होगा नहीं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कानून 1872 का है।
उस ज़माने में बड़े बड़े सामान भी लोग प्लेज पे देते थे, और बैंक के पास नहीं, लोकल देसी लेंडर्स के पास, ठीक है, लोकल देसी लेंडर होते थे, उनके पास अपना कैटल गिरवी कर देते थे, अपने गाय बकरी घोड़ा वो गिरवी रख देते थे, घर का फर्नीचर गिरवी रख देते थे। तो उस ज़माने में बड़े बड़े एसेट्स का भी प्लेज होता था, मूवेबल एसेट, नॉट इमूवेबल, मूवेबल बट बिग एसेट्स। आज के ज़माने में ये सब चीज़ें गिरवी नहीं होती, गिरवी होती है छोटी चीज़ें जिनकी हाई वैल्यू हो, जैसे ज्वेलरी, शेयर्स। बेलमेंट और प्लेज में फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा तो सर पर्पस का है। बेलमेंट में आप सामने वाले को गुड्स देते हो फॉर सम पर्पस कि वो यूज़ करेगा, प्लेज में वो सिक्योरिटी के लिए आप देते हो लोन के। नेक्स्ट, बेलमेंट में बेली के पास ये हक नहीं होता कि वो मेरे सामान को बेच दे, लेकिन प्लेज में अगर मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो लेंडर के पास हक होता है कि मेरा सामान बेच दे। कंसिडरेशन, बेलमेंट कैन बी जीबी और एनजीबी, जीबी मतलब विदाउट कंसिडरेशन, प्लेज तो बिना कंसिडरेशन के होता ही नहीं है, लोन मिला है तभी तो एसेट गिरवी रख रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज नॉन ग्रेचुटस। बेलमेंट में बेली मेरे सामान को यूज कर सकता है, प्लेज में लेंडर कभी मेरे सामान को यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। एक बार इधर देखना, हम लोग बोरोवर लेंडर वर्ड को ज़्यादा जल्दी इमेजिन कर सकते हैं, हम प्लेजर प्लेजी, पॉनर पॉनी, इन वर्ड्स को ज़्यादा जल्दी इमेजिन नहीं कर सकते। अभी क्या होने वाला है, जैसे बेलमेंट में एक मास्टर चार्ट पढ़ाया था राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर बेली वगैरह का, वैसे यहाँ पे भी आने वाला है पॉनर पॉनी का ड्यूटीज़ एंड राइट्स। अब तुम पॉनर पॉनी बोलोगे ना तो तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम अगर बोरोवर लेंडर बोलोगे ना तो तुम जल्दी इमेजिन कर पाओगे, ये एक फ़ायदा है, ठीक है। तो हर जगह जब मैं अभी नीचे पढ़ाऊंगा तो मैं ब्रैकेट में बोरोवर लेंडर ऐसे बोल दूंगा ताकि तुम सोचना तुम्हारे लिए आसान हो। अब इसमें सीन ऐसा है सर कि यू नो देयर आर 4 टॉपिक्स, ओके, राइट्स ड्यूटीज 4 टॉपिक्स, बट वन ऑफ देम इज़ वेरी डिटेल्ड एंड हार्ड, वो मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, एंड द अदर 3 आर वेरी इजी एंड सिमिलर टू बेलमेंट, तो वो मैं फास्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेट मी शो इट टू यू। ये क्या लिखा है, राइट्स ऑफ पॉनी प्लेजी। अच्छा, पॉनी प्लेजी वो होता है ना जिसको सामान प्लेज में मिला, तो वो बंदा कौन होगा, लेंडर। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि लेंडर के पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है। ये टॉपिक हार्ड है डिटेल में, इससे पूरा मैंने डिटेल में देखो बना रखा है, पूरा बता दूंगा मैं, ओके। लेकिन बाद के जो 3 है वो लल्लू हैं, इधर देखो। ड्यूटीज ऑफ पॉनी, ड्यूटीज मतलब लेंडर का क्या क्या ड्यूटीज है, ठीक है, वो इजी है। पॉनर या प्लेजर का क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब बोरोवर का क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, वो भी इजी है। तो वहां खाली मतलब ये हेडिंग बताऊंगा तो तुमको मैं रिलेट कर सकता हूं, ओके। इसी को हेडर्स बोल रहे थे क्या। अब जैसे थोड़ा तो ये पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज, नहीं तो तुम लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। ओ ये तो सिंपल है यार, मतलब वर्ड का मतलब, राइट का मतलब मेरा हक है, ड्यूटी का मतलब मेरा कर्तव्य है ना। माई राइट इज टू टेक फीस फ्रॉम द स्टूडेंट, माई ड्यूटी इज टू टीच देम, ठीक है। तो राइट और ड्यूटी तो सिंपल, इसमें क्या है, एक तरह से एसेट लायबिलिटी, ओके। राइट्स ऑफ द पॉनी प्लेजी मतलब लेंडर के क्या क्या राइट्स हैं, ओके, डिस्कस कर रहा हूं। लेंडर के पास राइट्स है, नंबर 1 लियन। जब तक सपोज तुम अपने आप को लेंडर समझो, तुमने ही लोन दिया है, तुम जिस आदमी के बारे में पढ़ रहे हो ना अपने आप को वही समझो, तब तुम्हारा फील सही रहेगा। तुम लेंडर हो, तुमने किसी को लोन दिया और बदले में उन्होंने ज्वेलरी गिरवी कराया, तो उनकी ज्वेलरी आपके पास पड़ी और आप लेंडर हो, ओके। आप उसको ज्वेलरी तब तक नहीं दोगे जब तक वो आपको आपका पैसा नहीं लाके देगा, इसी को तो लियन बोलते हैं। तो यू कैन रिटेन द गुड्स, यू कैन लियन, एक्सरसाइज लियन ऑन द गुड्स फॉर पाइन। पाइन का मतलब जब पी से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, आई से इंटरेस्ट अमाउंट, एनी मतलब नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो यू कैन एक्सरसाइज लियन
not only for the principal amount of the loan but also for the interest amount and also for the necessary expenses. तो याद रखना है ये, ठीक है. पाइन कि you can exercise lien not only for the principal but also for interest and other necessary expenses. Number 2, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, रिटेंशन ऑफ सब्सीक्वेंट डेट्स. प्लीज लुक एट द एग्जाम्पल. थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं, एक बार सबको गौर करना डेट्स पे. क्या डेट है? 1 जनवरी 2022. बोरोवर ने लेंडर से 2 लाख रुपए का लोन लिया है और अपने सोने के कंगन ज्वेलरी गिरवी किए 1 जनवरी 2022 को, ठीक है. बाद में 1 साल बाद, अभी तक वो पहले वाला लोन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, चल रहा है. 1 साल बाद इसने वापस जाके उससे एक और लोन लिया 50,000 का. तो अब टोटल लोन कितना हो गया? 2.5 लाख का. अच्छा, फर्स्ट लोन इज अ सिक्योर्ड लोन, सेकेंड लोन इज इस बार कुछ गिरवी नहीं किया, ठीक है. अब देखो यहां पर बोरोवर ने जो भी गहना दिया था उस गहने को तुम अपने पास रख सकते हो फॉर 2 लाख ऑल्सो एंड फॉर ऑल्सो द सब्सीक्वेंट डेट 50,000 जो कि अनसिक्योर्ड है. ये बड़ा स्पेसिफिक केस है. यहाँ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इन दिस एग्जाम्पल द फर्स्ट लोन इज सिक्योर्ड एंड द सेकेंड इज अनसिक्योर्ड. ओके, अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मान लीजिए कि पहला वाला लोन अनसिक्योर्ड था और दूसरा वाला सिक्योर्ड, तब फिर ये वाला पॉइंट नहीं होता. कुछ स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी दिक्कत होती है, वो बोलते हैं सर दिस साउंड्स लाइक जनरल लियन, और अपना वो लेंडर जो वो तो बैंक नहीं है, वो तो लोकल लेंडर है मान लो, तो उसके पास तो सर जनरल लियन का पावर नहीं है कि एक लोन का असेट को वो दूसरे लोन के लिए रोक सके. मैं बोल रहा हूं दिस इज अ टाइप ऑफ पार्शियल जनरल लियन. मतलब एक लोकल लेंडर के पास फुल जनरल लियन बैंक जैसा पावर तो नहीं है, पर पार्शियल है. मतलब पहले वाला लोन अगर सिक्योर्ड है और बाद का अनसिक्योर्ड, तब पहले वाले लोन के सिक्योर्ड असेट्स को हम रोक सकते हैं इवन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड. लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है. रिवर्स मतलब पहले वाला लोन अगर अनसिक्योर्ड है और दूसरे वाला सिक्योर्ड है तो दूसरे वाले के असेट को हम पहले वाले लोन के लिए रोक नहीं सकते. अगर वो होता तो वो तो बैंक के पास पावर है, इनके पास वो पावर नहीं है. तो पार्शियल जनरल लियन का पावर है, फुल जनरल लियन का पावर नहीं है. अब मेरे ख्याल से तुमको थोड़ा क्लैरिटी आ रहा होगा, ठीक है. थर्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. जैसे पाइन तो ऊपर अपना बात हो गया ना, पाइन में जो एनी है वो क्या है? नेसेसरी एक्सपेंसेस. अब नीचे क्या है? ई से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. नो लियन ओनली सू. नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए तो लेंडर लियन लगा सकता है, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए वो लियन नहीं लगा सकता, वो सू करके रिकवर कर सकता है, ठीक है. नंबर 4. अब यहीं पे तो बात उठती है कि सर ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आज के ज़माने में सोचोगे तो नहीं है, लेकिन 1872 में तो लोग अपना एनिमल क्या क्या फर्नीचर, पियानो घर में होता था वो सब भी गिरवी कर देते थे. तो वहाँ पे तो कुछ नेसेसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हो ही सकता है ना. सपोज किसी ने अपना हॉर्स गिरवी रखा है, ठीक है. उस ज़माने में तो लोग, और ये गोरों का बनाया हुआ कानून है तो उसमें हॉर्सेस के एग्जाम्पल तो भरे हुए हैं. तो अगर आपने हॉर्स गिरवी रखा है तो हॉर्स का जो चारा होता है, खाना पिलाना वगैरह, देख रेख, वो होता है नेसेसरी एक्सपेंस. लेकिन हॉर्स अगर बीमार हो गया और उसका इलाज कराया जा रहा है, हॉर्स भी बीमार होते हैं, इलाज होता है, इनका वैक्सीन होता है, तो वो हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस. तो उस जमाने में सोचोगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है. आज सोचोगे तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस नहीं है. आज तो नेसेसरी एक्सपेंस भी नहीं है. तुम बैंक को ज्वेलरी दोगे, ज्वेलरी को लॉकर में बंद करने के बाद और क्या एक्सपेंस. नेक्स्ट, पॉनीज राइट. अच्छा, मान लीजिए तुम लेंडर हो, लोन का वो टाइम खत्म हो गया है, अगला आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप सू कर सकते हो उसको, मतलब लीगल केस. आप लियन लगा सकते हो कि आपका सामान तब तक नहीं देंगे तक मेरा पैसा नहीं आया. तीसरा, आप उस सामान को बेच के भी तो सकते हो अपना पैसा रिकवर करने के लिए, ठीक है. तो आपके पास 3 हक हैं ऑन डिफॉल्ट. नंबर 1 सू, नंबर 2 लियन, नंबर 3 सेल. 3 हक है तुम्हारे पास. एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना,
बेचने के पहले एक बार एक आखिरी मौका बोरोवर को दोगे कि मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ 10 दिन 15 दिन का, उसमें दे दो वरना बेच दूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेल आफ्टर रीजनेबल नोटिस। यू मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस टू द बोरोवर। रीजनेबल नोटिस का मतलब है एक थोड़ा रीजनेबल टाइम दे दो, आखिरी मोहलत कि वो चुका दे वरना बेच देना। ओके, ये तुमको रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा, ये तुम्हारी ड्यूटी है और उसका हक है, तुम ऐसे फटाक से बेच नहीं सकते। नंबर 5, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है, ये मौरवी मर्केंटाइल बैंक का केस है। मैं समझा देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे रवि है, उसने 60,000 रुपये का गुड्स रेलवेज को दिया था ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब रवि को बैंक से लोन चाहिए, सपोज बैंक है मौरवी मर्केंटाइल बैंक, उससे लोन चाहिए, तो बैंक वाला लोन देगा। लोन कितने का है? 30,000 का, और बदले में रवि ने ये गुड्स गिरवी रख दिए बाय प्लेजिंग द रेलवे रिसिट। रेलवे रिसिट देना इज सिंबॉलिक डिलीवरी, तो रवि ने अपने गुड्स प्लेज कर दिए और 30,000 का लोन ले लिया। अब रेलवे वालों ने से ये गुड्स खो गया, लॉस्ट, दे लॉस्ट द गुड्स। तो अब यहाँ पर ज्ञान सुन लो, रवि रेलवे वालों को 60,000 के लिए सू कर सकता है, यस। बैंक क्या सू कर सकता है? हाँ। इवन द बेली और द प्लेजी, इवन द बेली और द प्लेजी हैज द राइट टू सू द रॉन्ग डूअर। मैं भी सू कर सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात है, मैं कितने अमाउंट के लिए सू कर सकता हूं? बोलता है प्लेजर या बेलर जितने के लिए कर सकता है ना, मैं भी उतने के लिए कर सकता हूं। तो रवि कितने के लिए कर सकता है? 60,000, तो मैं भी 60,000 के लिए सू कर सकता हूं। रेलवे वाले ने पलट के बोला कि पर तुम्हारा लोन तो सिर्फ 30 का था, तुम 60 के लिए सू नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बैंक जो है वो उनको सेक्शन नंबर 180 पढ़ के सुनाएगा कि मेरे पास उतने ही अमाउंट का सू करने का हक है जितने अमाउंट का केस रवि करता। तो रवि 60 का करता तो मैं भी 60 का कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये हैं बाकी प्लेजी और प्लेजर के ड्यूटीज़ एंड राइट्स, और ये बहुत इजी हैं, एकदम बेलमेंट से ही मिलते जुलते हैं। जो अभी बेलमेंट में डिस्कस किया वैसा ही है, ठीक है। जैसे लेंडर, लेंडर का क्या क्या ड्यूटी है? सामान को लॉकर में बंद रखो, इस्तेमाल मत करो। तुम ज्वेलरी नहीं पहन सकते, लेंडर ज्वेलरी को यूज़ नहीं कर सकता। काम खत्म होने के बाद, लोन चुकाने के बाद लौटा दो। सामान का ख्याल रखो, मिक्स मत करना। अब बैंक वालों के पास तो कितने लोगों का ज्वेलरी गिरवी पड़ा होगा, तो बैंक वाला क्या पोटली बना के मिक्स करके रखता है कि अलग अलग? अगर असेट में इंक्रीज हो गया, जैसे आपने बैंक के पास शेयर्स गिरवी रखे थे तो उसमें बोनस शेयर्स आ गया, तो बैंक आपको दोनों देगा ना, ओरिजिनल एंड बोनस शेयर्स। बोरोवर के क्या क्या राइट्स होते हैं? पहला हक, सामान वापस देने का हक। अगर मैं लोन चुका दूं तो मेरे को सामान वापस मिल जाएगा, इसको बोलते हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन। इसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ रिडेम्पशन। कि मैं अगर अपना पैसा लोन चुका दूं, मैं बोरोवर हूं, अब अपने आप को बोरोवर सोचो कि हम बोरोवर है, हमने लोन लिया, सामान गिरवी किया है, ज्वेलरी गिरवी रखा है, तो हमारा पहला हक है राइट ऑफ रिडेम्पशन, कि हम अपना लोन चुका के अपना सामान वापस ले सकते हैं, रिडीम द गुड्स प्लेज्ड। सेकेंड, अगर वो हमारे सामान का गलत उपयोग कर रहा है तो रोक सकते हैं, क्योंकि उसको यूज करने का हक नहीं है। अगर हमने शेयर्स गिरवी रखा तो बोनस शेयर्स प्राप्त करेंगे, वो भी लेंगे, इंक्रीज एक्रीशन। राइट टू रिसीव, अगर लोन में मैंने डिफॉल्ट कर दिया और आप मेरे गुड्स को बेचना चाहते हो तो एक बार मेरे को आखिरी मौका दोगे, रीजनेबल नोटिस। वैसे मेरी ड्यूटीज क्या है? लोन चुका दो, सबसे पहला ड्यूटी तो यही है, ठीक है। दूसरा ड्यूटी, अब एक बात और है जो स्टूडेंट को डाउट रहता है, सामान बेचने के बाद बैंक के पास अगर कम पैसा आया या ज़्यादा पैसा आया तो क्या होगा? अगर सामान बेचने के बाद बैंक के पास ज़्यादा पैसा आया, मतलब लोन भी चुक गया और सरप्लस बचा है, तो सरप्लस वो लेंडर रख नहीं सकता, वो बोरोवर को वापस देगा। सिमिलरली, सामान बेचने पे जो पैसा आया उससे लोन पूरा सेटल नहीं हुआ, थोड़ा बचा हुआ है, डेफिसिट, तो वो डेफिसिट के लिए बोरोवर को सू कर सकता है, और बोरोवर का ये ड्यूटी है कि वो डेफिसिट पे करे। पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स लाइक बेलर वाला ही। एंड लास्ट, अगर मान लो अपनी ज्वेलरी नहीं किसी और की ज्वेलरी बैंक में गिरवी रख दी और सामने वाले ट्रू ओनर ने फिर केस कर दिया, तो आई एम लायबल टू इंडेमनिफाई, बिकॉज मेरे को अपना सामान गिरवी करना चाहिए, दूसरे का नहीं। एजेंसी, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज द आखिरी कॉन्ट्रैक्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। 5 कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। मैं एजेंसी अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। एजेंसी थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा होगा, एजेंसी है भी लेंदी, बाकी सबसे ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा अभी।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं एजेंसी। ओके, नाउ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ज़्यादा बातचीत की ज़रूरत है। एक बार बैठ जाता हूँ फिर बात करता हूँ। ओके, नाउ 5 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। लेकिन होता ये कि जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्पेशली एग्जाम टाइम में, तो हम लोग पहले 4 में इतना खो जाते हैं कि आखिरी तक पहुंचता नहीं, और आखिरी बहुत अच्छा है एजेंसी। इसमें काफ़ी सारा ज्ञान और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये अकेला अपने आप में यूनिट 9 है। जैसे इंडेमनिटी और गारंटी तो एक पैकेज मिला के यूनिट 7 है, बेलमेंट प्लेज एक पैकेज मिला के यूनिट 8 है, जबकि एजेंसी इकलौता अकेले ही यूनिट नंबर 9 है। तो ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, पर ये 2 का मिक्सचर से भी ज़्यादा बड़ा है साइज में। और क्योंकि ये लास्ट में आता है ना, इसीलिए ये तुम मेरी से बात लिख के रख लो कि सिलेबस में जो चैप्टर्स आखिरी में आते हैं ना, वो हमेशा हम लोग कम रिवाइज कर पाते हैं, तो हमको उसी पे ज़्यादा जोर देना है, तभी तो वी विल गेट एन एक्स्ट्रा एज। नहीं तो एक्स्ट्रा एज कहाँ से आएगा? अब जैसे अदर लॉज में ही है, अगर तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और नेगो ही पढ़ के जाओगे और बाद की 2 नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? तुमको तो इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉज भी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, तब तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एज आएगा। तो एजेंसी में भी वो एक्स्ट्रा एज वाली बात है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो एक बात अपने दिमाग में समझ लो, एजेंट जरूरी नहीं है कि औकात में प्रिंसिपल से नीचे होगा। नो, हमारे दिमाग में एकदम गलत बैठा हुआ रहता है। हम सोचते हैं कि एजेंट प्रिंसिपल से औकात में नीचे होगा। नहीं सर, एजेंट औकात में प्रिंसिपल से भी ऊपर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट मतलब ये नहीं कि मेरा जूनियर, मेरा स्टाफ, मेरा सबऑर्डिनेट, ना 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 ना। एजेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु डज समथिंग ऑन माई बिहाफ। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और मैं उस थर्ड पार्टी के साथ बाउंड हो जा रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम लोग एजेंट। ओके, एजेंट का मतलब एम्प्लॉय नहीं होता कि जो मेरे लिए कुछ भी करे मेरा एम्प्लॉय। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे लिए सेंटर की सफाई करना है, तो जो मेरे लिए सेंटर की आके सफाई करेगा वो मेरा एजेंट नहीं। ये भाषा ही गलत सोच रहे हो कि जो मेरे लिए कुछ भी करे वो मेरा एजेंट नहीं, वो गलत बात है। एजेंट वो है जो आपके बिहाफ में थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हो तुम और वो थर्ड पार्टी। The agent creates a privity of contract. The agent creates a privity of contract between the principal and the third party. तो एजेंट वो है जो थर्ड पार्टी के साथ सौदा कर रहा है, पर अपने लिए नहीं, मेरे लिए, और थर्ड पार्टी और मेरे बीच में एक सौदा क्रिएट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। दैट पर्सन इज कॉल्ड माय एजेंट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। प्रॉपर्टी ब्रोकर। प्रॉपर्टी ब्रोकर, मान लो कि मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मैंने ब्रोकर को बोला, उसने ढूंढ के एक प्रॉपर्टी निकलवाया और मेरा सीधा प्रॉपर्टी के मालिक से बातचीत करवाया। अब प्रॉपर्टी का जो पेपर बनेगा, कागजात, कन्वेयंस डीड, उसमें तो मेरा नाम होगा, बायर और सेलर का नाम होगा, एजेंट का तो नाम आएगा ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बायर सेलर में क्रिएट हुआ, पर ये करवाया किसने? ब्रोकर ने। तो ब्रोकर को मैंने वो पावर दिया कि वो जाके थर्ड पार्टी से बात करके मेरा कॉन्ट्रैक्ट करवा दे। तो वॉट एवर ही डज फॉल्स ऑन मी, आई बिकम बाउंड बाय इट। तो मैं एक डायलॉग बोलता हूं हमेशा, एजेंट करेगा, प्रिंसिपल भरेगा। ठीक है, वो जो भी कर रहा है उसके लिए अल्टीमेटली बाउंड तो मैं ही हूं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम एजेंट कहते हैं। एजेंट के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी, यानी कि ग्रेट्यूटस एजेंसी, नॉन ग्रेट्यूटस एजेंसी। 99% एजेंसी जो दुनिया में होती है वो नॉन ग्रेट्यूटस होती है, मतलब वहां पे कुछ कंसिडरेशन होता है। ग्रेट्यूटस एजेंसी भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है, मैं अगर एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाऊं और अपने पापा के नाम पे मैंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया और पापा को बैंक वाले को दे दिया, इसका मतलब है मैंने अपने पापा को अपना एजेंट अपॉइंट किया है कि वो मेरे बैंक से जो भी रिसिट पेमेंट है कर सकते हैं ऑन माय बिहाफ। यस और नो? तो अच्छा, अगर मैं पापा को पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दे रहा हूँ, अटॉर्नी वर्ड का मतलब एजेंट, तो मैं फादर को अपना एजेंट बना रहा हूँ कि वो मेरे बिहाफ में, मेरे बैंक अकाउंट में, चेक वैक में जो भी करना कर सकते हैं, नेट बैंक चेक वैक में जो भी करना कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, पेमेंट रिसीट कर सकते हैं। मेरे फादर मुझसे थोड़ा ना कोई पैसा लेंगे यार। इट इज ग्रेट्यूटस एजेंसी, इट इज फ्री का एजेंसी। कई बार ग्रेट्यूटस एजेंसीज होते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है इंस्टीट्यूट का, हस्बैंड एंड वाइफ। अगर वाइफ जाके दुकानदार से, शॉपकीपर से नेसेसरी सामान खरीदती है, कोई भी नेसेसरी सामान, साड़ी या घर का कोई सामान नेसेसरी, और बोलती कि मेरा पति पैसा देगा, तो पति इज लायबल टू पे द पैसा। पत्नी बिकम्स द डीम्ड एजेंट ऑफ द पति।
एज लॉन्ग एज द गुड्स परचेज्ड आर नेसेसरी आइटम्स। तो पति पत्नी भी तो आपस में वो हो गए ना, एजेंट हो गए। वाइफ इज नॉट परमानेंट एजेंट ऑफ द हस्बैंड, वाइफ इज द एजेंट ऑफ द हस्बैंड ओनली व्हेन शी परचेजेस नेसेसरी गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द शॉपकीपर। ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, बहुत बार, ठीक है। तो अब वाइफ अगर एजेंट बनी है तो यहाँ कोई कंसिडरेशन है क्या? यहाँ कोई कंसिडरेशन तो है ही नहीं, तो ये कौन सा एजेंसी? ग्रेटोस एजेंसी। अच्छा, तुम लोग जानते हो एक कहावत पार्टनरशिप एक्ट, तुमने छोटे क्लास में पढ़ा होगा फाउंडेशन में। पार्टनरशिप में हमने बोलते हैं ना, ऑल पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ वन अनदर। ऑल पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ वन अनदर, हर एक दूसरे का एजेंट है। तो पार्टनर्स भी तो आपस में एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं। सपोज मान लो चार पार्टनर्स है, तो चारों एक दूसरे के एजेंट है, चारों एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं, है ना। तो अब पार्टनर्स लोग में जो म्यूचुअल एजेंसी होता है उसके लिए अलग से तो कोई कंसिडरेशन नहीं होता, तो वो भी क्या है? ग्रेट्यूटस एजेंसी। Agent has the capacity to create contractual relationship between principal and third party. Agent himself is not a party to the contract. Contract principal third party के बीच में होता है, एजेंट उसमें बीच में नहीं होता, पार्टी नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। एजेंट करेगा, प्रिंसिपल भरेगा। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को वो शक्ति दे रखी है कि वो थर्ड पार्टी के साथ आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, तब वो व्यक्ति आपका एजेंट है, अन्यथा वो आपका एजेंट नहीं है। ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर नॉट एजेंट। एमडी इज एन एजेंट बिकॉज एमडी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे कंपनी के बिहाफ पे विद इन हिज पावर्स, वो कंपनी के लिए बाउंड होता है। तो हर एम्प्लॉय एजेंट नहीं होता, कुछ एम्प्लॉइज एजेंट होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, कंसाइनमेंट। कंसाइनर कंसाइनी आपस में प्रिंसिपल एजेंट है, ठीक है ना। कंसाइनी जो भी माल बेचता है थर्ड पार्टी को, उसका प्रॉफिट लॉस किसको मिलता है? कंसाइनर को, करेक्ट है कि नहीं है? तो कंसाइनर कंसाइनी क्या? प्रिंसिपल एजेंट। कभी भी ये मत सोचना कि कंसाइनी औकात में कंसाइनर के नीचे होगा। कई बार कंसाइनी कैन बी सो पावरफुल कि कंसाइनर से भी औकात में ऊपर है। स्टॉक मार्केट में आप जो भी शेयर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, ब्रोकर के थ्रू, तो ब्रोकर क्या है? एजेंट है। और स्टॉक ब्रोकर करोड़पति आदमी होता है। मान लो कि जैसे मैं, ठीक है, मुझे आज अगर शेयर मार्केट से कुछ भी शेयर्स खरीदना है तो मैं तो सीधा विजय जी को बोलूँगा, वो मेरे ताऊजी की फ्रेंड है, ही इज़ अ चार्ट अकाउंटर ऑल्सो, ही इज़ अ स्टॉक ब्रोकर ऑल्सो ऑफ एनएससी। तो मैं तो उनको बोलूँगा कि अंकल ये शेयर्स खरीदवाना है, ये शेयर्स बिकवाना है। औकात में मुझसे बहुत ऊपर है वो, ही इज़ अ स्टॉक ब्रोकर। मेरे को तो अभी मुश्किल से मतलब 10 साल हुआ है पढ़ाते हुए, थोड़ा कमाते हुए। ही इज़ अ स्टॉक ब्रोकर फॉर लाइक, वो मेरे ताऊजी की फ्रेंड है, तो तुम सोचो कितना साल हो गया उनको मतलब कमाते हुए, तो उनके साथ तो मेरा मुकाबला हो ही नहीं सकता। ही इज 10 टाइम्स ऑफ व्हाट आई एम, तो ही इज माई एजेंट। बट इजी औकात में मुझसे नीचे और मुझसे ऊपर? सर आपसे ऊपर है बहुत। वो ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है, करोड़ों का काम है उसका, ठीक है। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, हस्बैंड वाइफ, ओनली व्हेन वाइफ परचेजेस नेसेसरीज। अब कोई बोलेगा कि सर व्हाट इफ द हस्बैंड परचेजेस नेसेसरी, डज वाइफ बिकम द प्रिंसिपल एंड हस्बैंड एजेंट? ये ऐसा नहीं होता, ये कोर्ट केस से निकला हुआ है। तो कोर्ट ने हस्बैंड वाइफ में वाइफ को एजेंट और पति को वो बोला था प्रिंसिपल। ऑब्वियसली हिंदुस्तान एक पेट्रियार्की समाज है, जहाँ जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पितृसत्ता या फिर पुरुष प्रधान समाज। तो अज्यूमिंग कि हस्बैंड कमाता है, वाइफ नहीं कमाती, इस तरह का कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो एग्जांपल ऐसे ही आएगा। अब तुम बोलोगे सर अगर हम रिवर्स कर दे तो, कि मान लो हस्बैंड तो घर पे रहता है, होम मेकर है, और वाइफ कमाने जाती है, तब क्या होगा? तो अब देखो आंसर क्या होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उस पर कोर्ट केस नहीं है और ये कोर्ट केस से निकला हुआ टॉपिक है। तो जहाँ तक इंस्टीट्यूट इस प्रकार का करके रिवर्स देगी नहीं, ओके। पर मेरा कहना है कि अगर मान लो आ भी गया क्वेश्चन इस तरह से उल्टा कि सर वाइफ कमाती है, हस्बैंड घर संभालता है, तो हस्बैंड अगर नेसेसरी सामान खरीदे तो हस्बैंड इज ऑल्सो द इंप्लाइड एजेंट ऑफ हर वाइफ, ठीक है। लॉजिक तो वही रहेगा, है ना। पार्टनरशिप फॉर्म बोल चुका हूं मैं, म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं सब एक दूसरे के। व्हाट इज एजेंसी? एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और हायर्ड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर पर्सन और टू रिप्रेजेंट अनदर पर्सन इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन्स, ठीक है। तो एजेंट, आप एजेंट कोई अटॉर्नी बोलते हैं, आप एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी भी लिख के दे सकते हो, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी ना कोई हाईफाई चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग अपने लाइफ में पावर ऑफ अटॉर्नीज देते हैं, पर जिसको भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो वो फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन देते हो, हर चीज़ के लिए नहीं देते हो। अब मैं अगर सपोज अपने पापा को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूं, तो किस लिए दे रहा हूं? फॉर ऑपरेशन ऑफ माय बैंक अकाउंट। तो एज फार एज द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट इज कंसर्न, ही इज माय अटॉर्नी। वो मेरे बिहाफ में और कोई काम नहीं कर सकते। तो लाइफ में ऐसा होता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, लॉयर्स को और तमाम अलग अलग प्रोफेशनल्स को कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो, तो वो उस चीज का काम कर सकते हैं और कोई काम आपके लिए वो नहीं कर सकते, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी इज एन एक्सप्रेस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, राइटिंग में पूरा है ना। अच्छा,
एक बात इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी के साथ जो भी सौदा हुआ, लायबल कौन है? प्रिंसिपल की एजेंट? प्रिंसिपल, मैंने क्या बोला? एजेंट करेगा, प्रिंसिपल भरेगा। तो प्रिंसिपल शुड बी एडल्ट एंड साउंड माइंड। अच्छा, एजेंट करेगा, एजेंट तो नहीं भरेगा, तो एजेंट कैन बी मेजर और माइनर, 18 प्लस या 18 माइनस। एजेंट कैन बी साउंड और अनसाउंड। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, क्यों मैं बता देता हूँ। टेक्निकली ठीक है पर अच्छी बात नहीं है। आज अगर मान लो एजेंट ने कुछ गलती की थर्ड पार्टी के साथ, तो कोई बात नहीं, मैं तो बाउंड हो गया थर्ड पार्टी के साथ, पर जो भी मेरा नुकसान लगा है फिर वो मैं एजेंट को सू करके उससे रिकवर करूंगा, है ना। If agent has done something in the course of agency with the third party, then I become bound by it. Whatever loss I will have to suffer. But then if he has done something wrong, then मैं एजेंट को पकड़ के सू कर सकता हूँ कि नहीं, टू रिकवर। अब अगर एजेंट आपने किसी माइनर को बना दिया तो आप उसको सू कर पाओगे? तब तो आप ही को झेलना पड़ेगा। तो बनाने को आप माइनर को एजेंट बना सकते हो, पर बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो गलती करेगा भी तो आप तो मर गए और आप उसको सू करके रिकवर भी नहीं कर सकते। ये था प्रिंसिपल एजेंट का हल्का सा, अभी मैं डिटेल में जाने वाला हूं। बाप रे, एजेंट के ऊपर एक आइडिया क्रिएट हो गया माइंड में। अब देखो एक बड़ा टॉपिक है, क्या नाम लिखा है? क्रिएशन ऑफ एजेंसी इन 5 वेज। एजेंट 5 तरीकों से बनते हैं, मैं 5 बताऊंगा। पहला वाला इजी है। पहला वाला क्या है? एक्सप्रेस एजेंसी। तो रिटन या ओरल। एक्सप्रेस का मतलब होता है जहां वर्ड्स हो, ना वर्ड्स कैन बी स्पोकन और रिटन, ठीक है। दूसरा क्या है सर? इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी के लिए हम लोग याद करने के लिए, इम्प्लाइड एजेंसी में हम याद करने के लिए बोलेंगे CCD। क्या बोलेंगे? CCD। सरकमस्टांसेस से लग रहा है कि वो एजेंट है, जैसे पति पत्नी वाला, वाइफ नेसेसरी खरीद रही है, सरकमस्टांसेस से। फिर C से कॉन्डक्ट, बर्ताव जो दोनों के बीच में हुआ इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी, उससे ऐसा लग रहा है कि ये एजेंट और ये प्रिंसिपल है, कॉन्डक्ट। तीसरा, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग। अब जैसे मान लो कि मेरी एक दुकान है, ठीक है। कैसे, मैं बता देता हूँ। एक मॉल है ना, एक मॉल है, ठीक है। सो क्वेस्ट मॉल के अंदर एक पर्टिकुलर शॉप है जो मेरा है, ठीक है। उस शॉप को मैं तो जाके संभालता नहीं, मैं तो यहाँ पे पढ़ाने में ये जो ना, मैं तो हर वक्त पढ़ाता रहता हूँ। तो वो शॉप संभालने के लिए मैंने वहाँ पे मैनेजर रख रखा है, एम्प्लॉयज़ रख रखा है। तो अब क्या होता है, उस शॉप का जो भी व्यापार है, माल खरीदना बेचना, क्या हुआ नहीं हुआ, गल्ला हिसाब किताब, मैं एकदम नहीं देखता। कौन देखता है? मैनेजर। तो मैनेजर ने जो भी सामान खरीदा उसके लिए मैंने सप्लायर को पैसा दे दिया, तो सप्लायर इज अ थर्ड पार्टी। उसको क्या लगेगा कि पक्का इनके बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता है, तभी तो वो माल खरीदता है और ये पैसा देता है। तो मैं जो पैसा दे रहा हूं ये मेरा कॉन्डक्ट है। मेरे कॉन्डक्ट से या मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग से थर्ड पार्टी को यही तो लगेगा कि भाई ये आदमी प्रिंसिपल है और वो आदमी एजेंट है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एजेंसी। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं। अरे यार, 1 सेकेंड। कई बार ना इंस्टीट्यूट क्या करती है, इनको आपस में अल्टा पल्टी कर देती है, क्योंकि थोड़ा मैच करता है। इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के CCD से ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट हो। CCD मतलब सर्कमस्टांसेस, कंडक्ट और डीलिंग, ठीक है। एस्टॉपल थोड़ा ऐसा ही होता है। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, मैं प्रिंसिपल हूँ, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है जो मेरा एजेंट नहीं है, पर एक थर्ड पार्टी आया कस्टमर, तो मैंने इस तरह का बर्ताव किया जिससे ये लगे कि ये बंदा मेरा एजेंट है। सो थ्रू माई कॉन्डक्ट, फिर से कॉन्डक्ट वर्ड आ गया, थ्रू माई कॉन्डक्ट आई हैव represented to the third party as if this person is my agent. So if I have made a representation through my conduct that he is my agent, then I cannot revoke back. अब मैं पीछे नहीं हट सकता, I am stopped. इसको बोलते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। तो थोड़ा सिमिलर है कि नहीं है? तो इंस्टीट्यूट क्या करती है, कई बार इंटरचेंज कर देती है। और मैं बता रहा हूँ गलती इंस्टीट्यूट की नहीं है। जो बेयर एक्ट है ना, बेयर एक्ट के अंदर भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो दोनों के आपस में थोड़े इंटरचेंज्ड हैं। तो अब हम लोग क्या करें, सर हम तो मर जाएंगे एग्जाम में। नहीं, तो मरोगे नहीं। तुम्हारे सामने जब भी ये सवाल आए तो तुम दोनों का नाम ले लेना। तुम बोलना या तो ये इम्प्लाइड एजेंसी है या फिर ये एजेंसी बाय एस्टॉपल है। तुम दोनों बोल देना, तुम क्यों फालतू का रिस्क लोगे। करेक्ट है बात? ठीक है। फिर आता है बीच में एजेंसी बाय नेसेसिटी और इमरजेंसी। नेसेसिटी और इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो मेरा एजेंट नहीं है, एक व्यक्ति जो मेरा एजेंट नहीं है, पर हालात कुछ ऐसे हो गए कि
मुझे बचाने के लिए, मेरे सामान को या मुझे किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कुछ ऐसा किया एक्स्ट्रा ताकि मैं बच जाऊं। तो ऑल्दो वो मेरा एजेंट नहीं था, पर इमरजेंसी या नेसेसरी सर्कमस्टांसेस में ही डिड समथिंग लाइक माय एजेंट। सो जो भी वो करेगा उसके लिए मैं बाउंड होऊंगा। एग्जाम में इस पर सवाल आ चुका है और ये बेयर एक्ट का ही उठाया हुआ समान एग्जाम, मतलब ये जो एग्जाम्पल थे ना बेयर एक्ट का है, और यही एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ गया। मैंने ना टमेटो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक वाले को दिया। ट्रक वाले को मैंने बोला भैया ये टमाटर लेके नागपुर आप ले जाओ, ठीक है। तो क्या ट्रक वाला मेरा एजेंट है? नहीं। अब मान लो ट्रक रास्ते में फंस गया और हमारे बीच में कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं है। उसको मालूम है ट्रक वाले को कि भाई टमाटर तो सड़ने वाली चीज़ है, पेरिशेबल गुड्स है, तो उसने जहाँ ट्रक अटक गया वहीं पे लोकल मार्केट में जाके हाफ रेट पे उसने टमाटोज बेच दिए ताकि बिक जाए सारे। उसने जो किया मुझे बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर वो वहीं पे अटका रहता तो टमाटर सड़ जाते, फिर तो जीरो हो जाता ना। तो ही डिड समथिंग इन गुड फेथ इन माई इंटरेस्ट। सो ऑल्दो ही इज नॉट माई एजेंट बट स्टिल वॉट एवर ट्रांजेक्शन ही इज डन आई एम बाउंड बाई इट। तो अब जब वो मेरे पास आया पैसा लेके कि सर देखो इतना पैसा मिला है, ये लो आधा पैसा, तो अब मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तुम आधा पैसा लाओ, नहीं, बल्कि आई एम बाउंड बाई इट। जो भी नुकसान हुआ मेरे को झेलना पड़ेगा बिकॉज ही एक्टेड इन नेसेसिटी और इमरजेंसी। तो इसको बोलते हैं एजेंट बाय नेसेसिटी और इमरजेंसी। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं, हमेशा क्लास में बोलता रहता हूं मैं कि मान लो एक एनआरआई है, एनआरआई बंदा है, उसका इंडिया में एक फार्म हाउस है, तो फार्म हाउस को संभालने के लिए उसने किसी इंसान को अपॉइंट कर रखा है, रमेश को। रमेश इज द केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओके। अब सोचो कल को अगर प्रॉपर्टी में आग लग जाए तो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए दमकल बुलाना पड़ेगा ना, वो फायर क्या बोलते हैं उसको, फायर डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, ओ हाँ, तो फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा और बुझवाना पड़ेगा वगैरह। तो अब अगर रमेश ने उस प्रॉपर्टी को आग से बचाने के लिए 50,000 रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है, तो जब एनआरआई वापस आएगा तो रमेश अपना पैसा मांगेगा कि नहीं 50,000? उस वक्त एनआरआई ये बोल सकता है कि मैंने बोला था कि आग से बचाने के लिए, मैं तो चाहता था लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ही एक्टेड इन नेसेसिटी और इमरजेंसी, सो आई एम बाउंड बाई इट, आई हैव टू पे द 50,000 रुपीज, ओके। 5 नंबर एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। 5 नंबर क्या है? एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन वर्ड कंपनी लॉ में भी आता है और अपने अदर लॉज में भी आता है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसीक्वेंट अप्रूवल ऑफ एन अनऑथराइज्ड एक्ट। सिंपल हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई काम है जो आपको पूछ के करना चाहिए था, आपने बिना पूछे किया, लेकिन फिर करने के बाद आपने अप्रूवल मांगा और आपको अप्रूवल मिल गया, इसको बोलते हैं रैटिफिकेशन। नॉर्मली अप्रूवल प्री होता है, पोस्ट नहीं। रैटिफिकेशन पोस्ट होता है, मतलब आपने वो काम बिना पूछे कर लिया, अब आप अप्रूवल मांग रहे हो, आपको अप्रूवल मिल गया, दैट इज कॉल्ड रैटिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक एम्प्लॉई है, ओके, वो मेरा एजेंट नहीं है, मेरा एक एम्प्लॉई है। हर एम्प्लॉई एजेंट होता है क्या? नहीं ना। तो मेरा एक एम्प्लॉई है, मान लो कि उसने मुझसे बिना पूछे सेंटर के लिए कोई सामान खरीद लिया, इमरजेंसी नहीं था, नेसेसिटी भी नहीं था, पर उसने बिना मुझसे पूछे उसने क्या किया, सेंटर के लिए कोई भी सामान एक होता है ऐसे ही उसने खरीद लिया, और खरीद के आके मेरे को बोला सर ये सामान हम खरीदे, मेरे को अच्छा लगा, रख लो। तो मुझे लगा हाँ ये सही है, ठीक है रख लेते हैं, और मैं मान गया और मैंने पैसा पेमेंट कर दिया। ये मैंने क्या किया? रैटिफिकेशन ऑफ एन अनऑथराइज्ड एक्ट। उसने बिना मुझसे पूछे अगर कोई सामान खरीदा है जिसको उसका हक नहीं है, पर मैंने उसको बाद में अप्रूव कर दिया कि ओके आई विल पे फॉर इट, तो ये क्या? एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है? ऐसा बहुत सारा केस हो सकता है। मैं जरूरी है क्या कि मान जाऊं? मैं नहीं भी तो मान सकता हूं, उसको बोलते हैं डिजोन करना। अगर मेरा कोई व्यक्ति मेरे लिए कुछ किया है और बाद में आके मुझसे अप्रूवल मांग रहा है, आई कैन अप्रूव इट, तब वो रेटिफाई कहलाएगा। आई मे डिसअप्रूव इट, तब वो डिजोन कहलाएगा। और अगर मैंने डिजोन कर दिया मतलब रिजेक्ट कर दिया, तब उसको खुद झेलना पड़ेगा, वो खुद कीमत चुकाएगा, है ना। अगर मैं रेटिफाई कर देता हूं, तो माना जाएगा कि एज इफ वो ट्रांजैक्शन मैंने खुद पर्सनली किया था, ठीक है। रैटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ द एक्चुअल कॉन्डक्ट। मतलब इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, ये देखो, ये बेयर एक्ट का एग्जाम्पल है। एक्स हु इज वाइज एजेंट, तो वाई प्रिंसिपल है और एक्स एजेंट है। एक्स हु इज वाइज एजेंट ऑन 10th जनवरी परचेजेस गुड्स फ्रॉम जेड ऑन क्रेडिट। तो एजेंट ने बाहर वाले से जाके माल खरीद लिया क्रेडिट पर बिना मेरी परमिशन के, विदाउट माई परमिशन, तो मेरे परमिशन के बिना कर लिया। बाद में वो मेरे को आके बताया 20 जनवरी को 10 दिन बाद, और मैं मान गया, मैं बोला ठीक है मैं पैसा दे रहा हूँ।
तो अगर मेरे एजेंट ने बिना पूछे कुछ कर लिया और मैं बाद में मान गया और मैंने पैसा दे दिया, तो ये रेटिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, उसने वो परचेस कब किया था? 10 तारीख को। मैंने रेटिफाई कब किया? 20 तारीख को। माना जाएगा कि मैंने 10 तारीख को ही रेटिफाई कर दिया। इसको बोलते हैं बैक डेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बैक डेट इफेक्ट। मतलब मैं ऑब्वियसली मैं तो बाद ही में रेटिफाई कर रहा हूं ना, पर माना ही जाएगा कि एज इफ मैंने शुरू से ही रेटिफाई कर दिया था। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अब एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिसपे आजकल इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देने लग गया है, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तुम किताब से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अपना जो डायग्राम होता है वही मैंने उठा के डाल दिया है। ये देखो ज़रा, पहले सब एजेंट की बात करते हैं। सब का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट, जूनियर, ओके। तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट ने अपने नीचे और एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? सब एजेंट। अब आप लोग देखो इस डायग्राम में, क्या प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में डायरेक्टली कोई एरो कनेक्शन कुछ है क्या? नहीं। प्रिंसिपल सिर्फ एजेंट से मतलब रखता है, एजेंट सिर्फ सब एजेंट से मतलब रखता है। इनफैक्ट आई कैन से कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो लाइक अ प्रिंसिपल एंड एजेंट है, कि एज इफ ये प्रिंसिपल और ये एजेंट है। तो अब नॉर्मल नियम ये है कि कोई भी एजेंट बिना प्रिंसिपल के परमिशन के सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। ये नॉर्मल नियम है। कहने का मतलब ये होता है, अगर आज मैं किसी व्यक्ति को एक काम दे रहा हूं करने के लिए, तो मेरे को बिना बताए वो किसी और को फर्दर काम डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन तीन ऐसे केसेस हैं जब एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है और अपना काम डेलीगेट कर सकता है। वो तीन केसेस क्या हैं? नंबर 1, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब हमारे बीच में प्रिंसिपल एजेंट में शुरू से ही बात हो गई थी कि वो सब एजेंट को अपॉइंट करेगा, तो कर सकता है। मैंने अलाउ कर दिया है, पहले ही अलाउ कर दिया, मेरे से पूछ लिया है, तब बात खत्म, कर दो सब एजेंट को अपॉइंट। दूसरा, परंपरा, कस्टम। परंपरा का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आज मैं अगर किसी ब्रोकर से बात करूंगा ना, स्टॉक ब्रोकर से, तो स्टॉक ब्रोकर लोग बहुत मतलब बिजी होते हैं और बहुत पैसे का काम करते हैं, तो वो डायरेक्टली मेरा अकाउंट मैनेज कभी नहीं करेंगे। उनके नीचे सब ब्रोकर्स होते हैं, वो उनको देके करवाते हैं, और ये उनकी परंपरा है। इसमें मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तुमको क्या लगता है मैं किसी स्टॉक ब्रोकर को ऐसे फ़ोन घुमा के बोलूँगा कि मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर लो 2 करोड़ का? वो नहीं करने वाला। वो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, और उसके नीचे जो सब ब्रोकर्स होते हैं बहुत सारे, वही करेंगे मैनेज, ठीक है। तो ये उनकी परंपरा है, इसमें मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, तुम जानते हैं सर, इमरजेंसी में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो 3 सिचुएशंस हैं जब सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है, ओके। अब देखो सुनो, सब एजेंट थर्ड पार्टी के साथ जो भी सौदा करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कौन लायबल हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो अगर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, इफ द सब एजेंट इज properly appointed, then whatever contract sub agent has done with the third party, the principal will be bound. However, if the sub agent is not properly appointed, then in that case sub agent third party जो भी करेगा उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा, बल्कि एजेंट बाउंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। अब एक टॉपिक है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन लग गया। स्टूडेंट गलती से बेचारा सब एजेंट अगर समझ भी जाए तो सब्स्टिट्यूटेड तो वो अत ही नहीं समझता एकदम, और बुक की भाषा से तो एकदम नहीं समझेगा। तो मैं तुमको एकदम सरल करके बता रहा हूँ। इधर देखो, सब्स्टिट्यूट एजेंट, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे हमेशा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर स्पेशलिस्ट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर, ये कोई पर्टिकुलर चीज में स्पेशलिस्ट होते हैं, इनके पास कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन होता है जो नॉर्मल एजेंट के पास नहीं होता। एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूं। सॉलिसिटर, ऑक्शनियर, बेयर एक्ट में और इंस्टीट्यूट किताब में तुमको यही 3 एग्जाम्पल ज़्यादा मिलेंगे। इसी पे एग्जाम्पल्स, इसी पे क्वेश्चन है। तो ये देखो, स्पेशलिस्ट जैसा नहीं है क्या? सॉलिसिटर मतलब वकील टाइप, ऑक्शनियर मतलब वो आदमी स्पेशलाइज करता है माल बिकवाने में थ्रू ऑक्शन, सर्वेयर मतलब सर्वेयर मतलब शिप सर्वेयर, सर्वेयर मतलब शिप सर्वेयर, वो एक एग्जाम्पल है बेयर एक्ट का, मैं बता दूंगा, ठीक है।
मतलब शिप नहीं होता क्या, आज मान लो कि मैं कोई एक शिप परचेज करना चाहता हूँ, तो मैं उसका मुआवना करूँगा कि नहीं, पर मुझे तो इतनी बुद्धि नहीं है, मैं तो इतना समझता नहीं हूँ कि शिप में क्या देखना होता है नहीं होता, तो उसके लिए तो मेरे को एक स्पेशलिस्ट चाहिए ना जो जानता हो, तो उसको बोलते हैं शिप सर्वेयर। ओके, वैसा। तो ये लोग ना स्पेशलिस्ट होते हैं, ये इनकी खास बात होती है। क्या खास बात है? स्पेशलिस्ट होते हैं। सर ये नॉर्मल एजेंट नहीं होते, ये एकदम स्पेशलिस्ट होते हैं। अब एक एग्जाम्पल सुनो इसका, ये बेरेट का एग्जाम्पल ही है। एक दिल्ली का व्यापारी है, एक दिल्ली का मर्चेंट है, और उसके पास एक एजेंट है कोलकाता में, ठीक है। दिल्ली वाले प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को बोला कि यार हम लोग जो माल बेचे थे ना कैलकाटा में, वो अभी तक कस्टमर से पैसा नहीं आया, उससे रिकवरी चालू करो। तो रिकवरी चालू करो मतलब गुंडे थोड़ा ना भेजोगे यार, लीगल नोटिस तो भेजोगे। तो लीगल नोटिस भेजने के लिए तो वकील चाहिए। तो यहाँ एजेंट ने एक वकील को, लॉयर को रखा कि वो नोटिस वोटिस बना के रिकवरी का काम चालू करें। अब तुम ही सोचो ये कुछ स्पेशलाइजेशन वाला काम है कि नहीं है, जो नॉर्मल एजेंट खुद नहीं कर सकता, बिकॉज वो तो वकील नहीं है। तो यहाँ पर वो वकील जो है ना, वो सब एजेंट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट औकात में एजेंट के बराबर होता है, उसके नीचे नहीं होता। देखो जस्ट कंपेयर द टू डायग्राम्स, एजेंट और सब एजेंट औकात में ऊपर नीचे है, जबकि ट्राइंगल में दोनों औकात में बराबर है। इनफैक्ट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्ट एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। देखो वहां पे ये बनाया हुआ है ना, ओके, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज लाइक अ डायरेक्ट एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल ओनली। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो भी करेगा, प्रिंसिपल उसके लिए लायबल है, एजेंट उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। इस पे दो क्वेश्चन, दो तरह की बातें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। कोई जवाब देना है? नहीं, ठीक है। इसमें दो तरह की बातें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। नंबर वन, एक एजेंट का काम है कि अगर कोई स्पेशलाइजेशन तरह का चीज़ आ गया, शिप सर्वे, ऑक्शनिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स, तो वो एक स्पेशल सब्स्टिट्यूट एजेंट को रख सकता है। इसके लिए उसको परमिशन की भी अलग से ज़रूरत नहीं है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड है, वो रख सकता है सब्स्टिट्यूट एजेंट। और सब्स्टिट्यूट एजेंट के लिए डायरेक्टली कौन जिम्मेदार रहेगा? प्रिंसिपल। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज नॉट बिलो मी, ही इज बराबर टू मी, ओके, मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ। एक और इंपॉर्टेंट बात है, सपोज मैंने जिस आदमी को, see a question is who appoints the substituted agent? The agent. But the substituted agent works under the direct control of principal, although who appoints the substitute agent? The agent. Now when the agent is appointing the substitute agent, he must exercise his judgment and appoint a proper person. अगर मैं एजेंट हूं और मुझे एक सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट करना है, स्पेशलिस्ट, तो मैं एक रेप्यूटेड स्किलफुल स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करूंगा। तो मैंने अगर अपनी तरफ से एक सही आदमी को चुन के सब्स्टिट्यूट एजेंट बनाया है, तो अब इसमें मेरे तो कोई गलती नहीं है। अब यार जीवन में कोई भी गलती कर सकता है, गलती या फ्रॉड तो वो भी कर सकता है। तो मेरी ड्यूटी बस ये है कि मैं सही आदमी को चुन के बताऊं। अब वो सही आदमी सब्स्टिट्यूट एजेंट जो है, वो कल को अगर कुछ कांड कर दे तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। जैसे मान लो हम लोग को कुछ गुड्स बिकवाने थे ऑक्शन से, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला और एजेंट ने एक ऑक्शनियर अपॉइंट करके बिकवा दिया। ऑक्शनियर बहुत रेप्यूटेड था। क्या था? रेप्यूटेड, मतलब मैंने एक नामी आदमी को रखा है। अब अगर वो ऑक्शनियर बैंकरप्ट हो गया और पैसा लेके भाग गया माल बेच के, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इस पे अजीज और अजहर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, ये हल्का टॉपिक है, एकदम इजी। नंबर वन, प्रिंसिपल ने जो काम सौंपा है वो आपको करना पड़ेगा कि नहीं? वही तो मेन आपका काम है। अगर मैं कंसाइनर हूं, तुम कंसाइन हो, तो तुमको गुड्स बेचना है, यही तो तुम्हारा काम है कि नहीं है? तो ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट, मैंडेट मतलब जो इंपॉर्टेंट काम आपको सौंपा गया है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मेरे जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा वो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हूं तो आपको परंपरा फॉलो करनी चाहिए। परंपरा मतलब, अब जैसे मान लो, पर हम लोग कभी भी क्रेडिट सेल नहीं करते, हम हमेशा कैश सेल करते हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा किस चीज़ की है? कैश सेल। अब अगर मेरा एजेंट मेरे से बिना पूछे क्रेडिट सेल कर दे तो उसने परंपरा तोड़ी। तो कल को अगर बैंकक्रप्ट हो गया, सामने वाला कस्टमर पैसा नहीं चुकाया, तो किसी गलती है? एजेंट की। एग्जाम में आया हुआ है। एजेंट मस्ट एक्सरसाइज स्किल एंड डिलीजेंस। नेग्लिजेंस का उल्टा क्या होता है? डिलीजेंस। तो उसको काम एकदम संभाल के करना चाहिए। एजेंट को सारा हिसाब अकाउंट्स बना के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जैसे तुम लोग पढ़े होगे, कंसाइनी जब माल बेच लेता है तो बेचने के बाद कंसाइनी एक डॉक्यूमेंट बनाता है कॉल्ड अकाउंट सेल्स और देता है ना कंसाइनर को। ही मस्ट कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल।
उसको कभी भी कोई भी सौदे में मेरा फायदा सोचना चाहिए, अपना फायदा नहीं सोचना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। देखो जरा इमेजिन करो कितनी बदमाशी की बात होगी। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से मैंने बात किया कि मेरे लिए आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ दो, ठीक है। अब हमारे बीच में ये बातचीत चल रही है कुछ दिनों से। अब मैंने खुद ही एक अच्छा प्रॉपर्टी ढूंढ लिया, सही बात है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रोकर जाके ओनर से बात करके मेरा डील करवा दे। तो मैंने ब्रोकर को बोला कि भाई मैंने ये एक अच्छा प्रॉपर्टी ढूंढ लिया, आप जाके बात करके डील करा दो। वो गया और प्रॉपर्टी देख के वो खुद एकदम आश्चर्यचकित रह गया, उसको बहुत पसंद आ गया। अब मेरा डील तो कराया नहीं, अपने खरीद लिया और मेरे को आके झूठ बोल दिया कि वो अभी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये धोखा है कि नहीं है? तुमको भेजा था वो प्रॉपर्टी मेरे लिए खरीदना, तुम अपने लिए खरीद के आ गए, डील ऑन हिज ओन अकाउंट। तो गलत बात है ना, ये आप नहीं कर सकते। इसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। अब उसने जो मेरे लिए थर्ड पार्टी से सौदा किया, एक्चुअल सौदा 40,000 रुपये का था, पर उसने मुझे आके झूठ बोला 60,000 रुपया, 20,000 रुपये सीक्रेट प्रॉफिट बना लिया, तो गलत बात है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, मतलब नॉट वो मुझसे बिना पूछे सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। उसको जो भी अमाउंट मिला है, पैसा मिला है मेरे ट्रांजैक्शन से, वो मुझे दे दे लाके, और मेरे बिजनेस का जो भी डेटा है सीक्रेट रखे, लीक नहीं करे, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। वैसे ही एजेंट के कुछ राइट्स भी होते हैं। अब यहाँ पे ना तुम कंसाइनी सोचोगे तो सही रहेगा, कंसाइनी वाला एग्जाम्पल हो तो सही रहेगा। कंसाइनी को कमीशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, अच्छा, कंसाइनी को जब भी, कंसाइनी का जब भी तुमने सम्स किया होगा, तुमने देखा होगा सम्स में क्या होता था कि वो माल बेचता था, माल बेच के पहले अपने खर्चे सारे हटाता था, गोडाउन का रेंट। कभी किया हो कंसाइनमेंट का सम्स? मैं तो 10 साल पहले गया, तब लोगों को याद है कि भाई वो गोडाउन का रेंट माइनस करेगा, इंश्योरेंस माइनस करेगा, ये सब माइनस करेगा, फिर अपना कमीशन भी माइनस करेगा और फिर नेट बैलेंस देगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? रिटेन सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल, कि जो भी सेल करके पैसा है उसमें से अपना अपना हिस्सा काट के रख ले, वो हक है उसके पास। रेमुनरेशन का हक है कि नहीं? कमीशन का। अगर ग्रेट्यूटस एजेंसी है तब नहीं है, नॉन ग्रेट्यूटस है तो ऑब्वियसली है, और ज़्यादातर एजेंसी तो नॉन ग्रेट्यूटस ही होता है। थर्ड मैं शायद पढ़ा रहा था, एजेंट्स लिएन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। अगर मैं मान लो कि मेरा कंसाइनी बहुत ही अच्छा आदमी है, जो भी सेल होता है सब पक्के में होता है, सेल होता है सारा पक्के में होता है, तो कस्टमर लोग सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट करते फुल अमाउंट, तब तो कमीशन वगैरह खर्चे मुझे अलग से देने चाहिए ना। तो मैं जब तक कंसाइनर, जब तक खर्चे वगैरह कंसाइनी को नहीं देगा, तब तक वो मेरे स्टॉक पे लियन लगा सकता है। वही है थर्ड पॉइंट, एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। फोर्थ, एजेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी जो भी लॉफुल काम करेगा, गुड फेथ में करेगा, उसके लिए मैं लायबल रहूंगा, और अगर उस बेचारे को कोई नुकसान हो गया तो मैं इंडेमनिफाई करूंगा। इसका एक बहुत सुंदर एग्जांपल है। मान लो कि मैं दिल्ली का व्यापारी हूं और मेरा एजेंट मुंबई का है। मैंने उसको बोला, अपने मुंबई वाले एजेंट को, कि आप ना बायर ढूंढना चालू कर दो, मैं आपको बहुत बड़ा कंसाइनमेंट भेज रहा हूं अभी मुंबई में, आपको वो 10 दिन में बिकवाना है किसी भी तरह, तो बायर लोग से कॉन्टैक्ट कर लो। मैंने अभी तक माल भेजा भी नहीं और बस बोल दिया, और मुंबई वाले मेरे एजेंट ने अलग अलग ब्रोकर लोग से बात कर बायर लोग से बात करके सौदा भी डील फाइनलाइज कर लिया कि माल आती डिलीवरी कर देंगे, और मैंने माल भेजा ही नहीं। तो ये तो गलत बात हो गई। अब वो जितने भी बायर लोग हैं जिन्होंने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, वो एजेंट को सू कर रहे हैं, तो उसको बहुत सारा लीगल डैमेज देना पड़ा। तो आई मस्ट इंडेमनिफाई दैट लीगल डैमेज, क्योंकि उसने जो भी किया था वो लॉफुल था, मेरे कहने पे ही किया था। इंडेमनिफिकेशन फॉर प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, प्रिंसिपल की लापरवाही। इसका एक फेमस एग्जांपल है कि मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मेरी बिल्डिंग के बाहर पेंट कर दो, और उसने बोला लेकिन स्कैफोल्डिंग बिठाना पड़ेगा, मतलब वो बैम्बू का स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ने बोला मैं खुद ही लगा दूंगा, जबकि प्रिंसिपल को आता है नहीं। तो प्रिंसिपल ने जैसा तैसा बैम्बू का स्ट्रक्चर लगाया, उस पर वो कॉन्ट्रैक्टर चढ़ के जब काम कर रहा था तो इंजर्ड हो गया बेचारा, गिर के नीचे। तो फिर आई एम लायबल टू इंडेमनिफाई, बिकॉज मेरी गलती थी, मेरा निगलेक्ट था, मेरा लैक ऑफ स्किल था इन क्रिएटिंग अ स्कैफोल्डिंग। ओके, नॉर्मली नियम क्या है? एजेंट करेगा, प्रिंसिपल भरेगा, लेकिन यहां पर नियम क्या है? एजेंट करेगा, एजेंट भरेगा। वो केसेस कौन से हैं? ये वाले।
जब प्रिंसिपल एक फॉरेनर हो और एजेंट एक इंडियन, तब ऑब्वियसली वो जो भी करेगा सरकार जाके फॉरेनर को तो पकड़ नहीं सकती, तो वही लायबल रहेगा एजेंट। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, अगर एजेंट अपने ही नाम पे जाके सौदा कर ले और प्रिंसिपल का नाम भी नहीं बताए, तब एजेंट पर्सनली लायबल रहेगा। तो एजेंट की ड्यूटी होती है कि जब भी वो थर्ड पार्टी से डील करे तो वो बता दे कि आई एम डीलिंग ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, मैं खुद अपने लिए डील नहीं कर रहा हूँ। नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल, इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स डन बाय द प्रमोटर। कंपनी बनी भी नहीं है, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में है नहीं, और प्रमोटर उसके लिए जाके प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो याद होगा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का रेटिफिकेशन नहीं होता, पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन द कंपनी एंड द थर्ड पार्टी। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रमोटर इज लायबल। ओके, इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल मतलब मान लो माइनर प्रिंसिपल है, तो उस केस में एजेंट इज लायबल। फोर्थ, प्रिटेंडेड एजेंट, इफ द एजेंट प्रिटेंड्स, एक एजेंट है जिसको ये पावर नहीं था कि वो मेरे लिए एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करे, पर उसने कर लिया और बाद में वो मेरे पास आया रेटिफाई कराने। अगर मैं रेटिफाई कर देता हूं तो मैं लायबल, पर मैं अगर रेटिफाई नहीं करता हूं, डिजोन करता हूं, तब वो लायबल रहेगा। 5 नंबर, व्हेन द एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, इसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूं। सपोज माई एजेंट हैज एक्सीडेड अथॉरिटी, मेरे पास एक शिप है और उसमें कार्गो है, मैंने ना अपने एजेंट को बोला था कि मेरे शिप का इंश्योरेंस करा दो, उसने शिप का भी इंश्योरेंस करा दिया और कार्गो का भी इंश्योरेंस करा दिया, दो काम कर दिया। द फर्स्ट थिंग दैट ही हैज डन इज शिप का इंश्योरेंस, वो विद इन अथॉरिटी है, मैंने बोला था। दूसरा, उसने कार्गो का इंश्योरेंस कराया जो मैंने उसको नहीं बोला था। तो इफ द टू एक्ट्स दैट ही हैज डन, वन विद इन अथॉरिटी, वन आउटसाइड अथॉरिटी, देन आई विल बी, एंड दे आर सेपरेबल, देन आई विल बी लायबल फॉर द फर्स्ट एक्ट बट नॉट द सेकंड एक्ट। However, if he has done both the acts and they are not separable, जैसे मान लो उसने शिप प्लस कार्गो का कंबाइंड इंश्योरेंस कराया था जो सेपरेट नहीं हो सकता, then I can repudiate the whole contract. कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। All the best for your exams. Thank you.